नमस्कार, खरा सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से सृष्टि शर्मा। कल बाजार में ब्लॉक डील्स की झड़ी लग गई। रिकॉर्ड ब्लॉक डील्स 23,000 करोड़ रुपए की हुई। उसके चलते हम देख रहे हैं कि एफआईआईज का और डीआईआईज का जो आंकड़ा है वो आपको बड़ा बड़ा दिखेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स में कल गजब का मोमेंटम बना। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन फिर भी करीब करीब 800-850 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक बंद हुआ और एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये तमाम बैंक्स 2 से 3-3.5% की तेजी के साथ बंद हुए। हालांकि निफ्टी हल्के से कमजोरी के साथ हमने देखा कि कल क्लोजिंग हुई। सवाल यह है कि आज के सत्र में बाजार की चाल क्या होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिकी बाजार तो कल बंद थे जूनटीन्थ के मौके पर। आज खुलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े भी आएंगे, तो इस पर हम चर्चा करेंगे और आपके लिए ढेर सारे ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आएंगे अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। खबरें होंगी, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स होंगी। तो अगला 2.5 घंटा बेहद एक्शन पैक्ड रहने वाला है। मैं और हमारे दोनों के दोनों सहयोगी आपके लिए रणनीति बनाने में मदद करेंगे और मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो आपको हर मिनट, हर खबर पर, हर ट्रेड को लेकर आपको बिल्कुल आगाह करेगा और आपके लिए पैसे कमाने के मौके भी बताएगा। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं 4 बड़े ट्रिगर्स के साथ। तो अमेरिकी बाजार तो कल बंद थे। डाउ फ्यूचर्स हम देख रहे हैं कि 50 अंक नीचे है। गिफ्ट निफ्टी है 23,530 के आसपास कारोबार करता हुआ। कैश में कल एफआईआईज ने 7,908 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, डीआईआईज ने 7,108 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे और इस बात की उम्मीद थी कि ये जो फिगर्स आएंगे, जो आंकड़े आएंगे वो बढ़ के आएंगे, क्योंकि जिस तरह से ब्लॉक डील्स हुई और जिस तरह से बैंकिंग स्टॉक्स में बाइंग आई है, इस बात की पूरी उम्मीद भी पहले ही थी। आज भी ब्लॉक डील्स होंगे। पीएनबी हाउसिंग की ब्लॉक डील पर नजर रहेगी। इसके अलावा रेट गेन ट्रेवल में भी आज ब्लॉक डील संभव है। लेकिन सरकार ने अपने 100 दिन का एजेंडा सेट कर दिया है। कल कैबिनेट की बैठक हुई। कई पोर्ट, वधावन पोर्ट को लेकर, वाराणसी एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन को लेकर, फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, लेकिन 14 खरीफ फसलों की एमएसपी को सरकार ने बढ़ाया और यह कहा है कि इससे किसानों की आय 2 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी और ये एक बढ़िया फैसला किसानों के हित में लिया गया है। बिल्कुल, तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही थी एमएसपी को बढ़ाने की, उस पर मुहर भी लग चुकी है और आज ये एग्री रिलेटेड स्टॉक्स, फर्टिलाइजर रिलेटेड स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझेंगे ग्लोबल बाजार से संकेत को, और जहां से इंपॉर्टेंट क्यूज मिलते हैं अमेरिकी बाजारों से, वो तो कल बंद थे जूनटीन्थ के मौके पर। लेकिन अभिषेक, अन्य ग्लोबल बाजारों से और एशियाई बाजारों से संकेत कैसे हैं? संकेत की बात करें तो बहुत खास नहीं है, मिक्स्ड ही हैं। अगर आप डाउ फ्यूचर्स देखेंगे तो 50 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी हल्की सी तेजी आप देखिए, 23-24 अंकों के आसपास की तेजी है। 23,500 के ऊपर हालांकि गिफ्ट निफ्टी टिका हुआ है। अगर हम बाजारों की बात करें तो एशिया में भी हम देख रहे हैं कि एक बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर एशिया के बाजारों में बढ़त आपको दिखेगी। वहां से भी संकेत वैसे मिक्स्ड ही हैं। चीन के लोन प्राइम रेट्स पर वैसे नजर है, देखते हैं कि किस तरह के आंकड़े निकल के आते हैं। अच्छा, एक और इकोनॉमी न्यूजीलैंड, उसकी बात कर लेते हैं। वहां पर मंदी का डर खत्म हो गया है, क्योंकि जीडीपी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.2% की बढ़त हुई है, जबकि अनुमान था 0.1% की बढ़त का अनुमान था। इसके अलावा अगर हम यूएस फ्यूचर, जैसे कि आप देख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स, वहां पर कमजोरी है। आज अमेरिका में 2 अहम आंकड़े आएंगे। बेरोजगारी दावा के आंकड़े आएंगे और हाउसिंग से जुड़े आंकड़े आएंगे। इसके अलावा आज बैंक ऑफ इंग्लैंड के पॉलिसी पर भी नजर रहेगी। अगर हम अन्य ग्लोबल संकेतों की बात कर ले तो उसमें यूएस की बॉन्ड यील्ड 4.2% पर बरकरार है, वहां पर कोई चेंजेस नहीं है। क्रूड की बात करें $85 के आसपास है, नो चेंज एट ऑल। इसके अलावा सोने में हल्की सी बाइंग है, बट कॉमिक्स प्रभाव $2,350 के आसपास ही है, तो कोई ज्यादा चेंज नहीं है। ओवरऑल अगर हम ये कहें कि मूड कैसा है तो मिक्स्ड ही है। डॉ फ्यूचर नीचे देखेंगे आप, एशिया के बाजारों को ऊपर देखेंगे। गिफ्ट निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 23,500 के ऊपर है।
ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई ग्लोबल बाजारों की, पर धूम तो भारतीय बाजारों में भी चल रही है, क्योंकि कल हमने देखा था कि रिकॉर्ड स्तरों पे निफ्टी बैंक आता हुआ देखा था और एक तरफा तेजी जो है हम अब देख रहे हैं। अभिषेक जैसा कि हाईलाइट भी कर रहे थे कि कल रिकॉर्ड ब्लॉक डील्स होते हुए हमने देखी, तमाम उससे जुड़े स्टॉक्स भी फोकस में थे और आज भी कुछ स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। पर इस बीच एफआईआईज और डीआईआईज की पोजीशनिंग कैसे बन रही है, क्योंकि अगर आप कैश मार्केट के आंकड़े देखेंगे तो वहां पे थोड़ा ब्लॉक डील का भी इम्पैक्ट रहेगा। पर आइए समझ लेते हैं कि एफएनओ की पोजीशंस को लेके, साथ ही कैश मार्केट की पोजीशन को लेके एफआईआईज, डीआईआईज और खासतौर से रिटेल्स फिलहाल कैसे प्लेस्ड हैं, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग डेटा लेकर आए हैं हमारे साथ अंश। तो आइए उनके पास ही चलते समझने के लिए। अंश, क्या कुछ बदलाव हुआ है? देखिए, एफआईआईज की पोजीशनिंग के बारे में तो हम बात करते ही हैं, पर क्या रिटेल की पोजीशनिंग में आज कोई इंटरेस्टिंग अपडेट है? इंटरेस्टिंग एक्चुअली एफआईडीआई दोनों के ही आंकड़े हैं। Okay. सबसे पहले तो कैश मार्केट की बात करते हैं। दोनों ही एफआईडीआई ने अच्छी खरीदारी की। अगर एफआई का आंकड़ा देखें तो ये पिछले 6 महीने का सबसे बड़ा खरीदारी वाला आंकड़ा था, जबकि डीआई का देखें तो 3 महीने का सबसे बड़ा आंकड़ा था। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी होती हुई नजर आई थी। अब अगर एफआई की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने अपने लॉन्ग बढ़ाए हैं 43,000 कॉन्ट्रैक्ट से, शॉर्ट्स भी काटे हैं, नेट टू नेट बेसिस भी अच्छे से ऊपर की तरफ गए। लेकिन मेन बात यह है कि अब तक एफआई इंडेक्स फ्यूचर में नेट नेगेटिव थे और पिछले सेशन में नेट पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे, तो यहाँ पे उनका अच्छा एक बुलिश स्टांस नजर आ रहा है। वहीं पे अगर रिटेल की बात की जाए तो रिटेल अब तक नेट पॉजिटिव थे और पिछले सेशन में ही वो नेट नेगेटिव हो गए हैं। तो यहाँ पे दोनों के टेबल्स टर्न होते हुए नजर आए हैं एक ही सेशन में। रिटेल का देखा जाए तो टोटल लॉन्ग उनका पिछले सेशन में 51.1 था और वो गिर के 47.2 हो गया, तो उनके लॉन्ग कम हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिटेल नेगेटिव बन चुके हैं और एफआई यहाँ पे नेट पॉजिटिव बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो रिटेल्स नेट नेगेटिव बन चुके हैं और एफआईआईज अब नेट पॉजिटिव हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फिलहाल जो है सेटअप हम देख रहे हैं। पर अंश, इस बीच आपसे समझना चाहेंगे कि निफ्टी के लिए क्या कुछ आंकड़े आज के लिए अहम रहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ब्लॉक डील्स भी हैं कई सारी, तो थोड़ी सी लिक्विडिटी अब्जॉर्ब ज़रूर कर लेते हैं। पर ऐसे में निफ्टी के जो लॉन्ग पोजीशंस हैं उनके लिए क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, और साथ ही अगर शॉर्ट के मौके ढूंढने हैं तो फिर वो कहाँ से देखें? कोई रेजिस्टेंस लेवल सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, रेजिस्टेंस लेवल तो है ही, लेकिन 2 सेशन पहले हमने रेजिस्टेंस तोड़ दिया, तो सबसे पहले सपोर्ट की बात करते हैं। जो सपोर्ट है ये 23,480 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। ये एक्चुअली ट्यूसडे को ये रेजिस्टेंस था वो तोड़ चुके हैं। पिछले सेशन में भी अगर देखा जाए तो पिछले सेशन में भी निफ्टी ने थोड़ा सा नीचे की तरफ बिकवाली दी थी, लेकिन इसके आसपास ये अच्छी खरीदारी आई और इसके ऊपर आके क्लोज हुआ। तो जब तक ये 23,480 का लेवल नीचे की तरफ प्रोटेक्टेड है, इसमें एक पॉजिटिव बायस बना सकते हैं। तो ये सबसे पहला एक सपोर्ट रहेगा। अगर यहाँ से भी तोड़ता हुआ नीचे जाता है तो सीधे 23,350 पे दूसरा अहम सपोर्ट नजर आता है, जो कि कई सेशंस पहले रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा था। तो अब अगर निफ्टी वापस वहां पे आता है तो वही एक अच्छे सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस हमें 23,650 के पास का नजर आता है। ये पिछले सेशन का हाई भी है जहां से एक्चुअली बिकवाली आई थी, तो ये एक अहम रेजिस्टेंस के तौर पे दिख सकता है। अगर इसे हम तोड़ते हुए ऊपर जाए तो वो कंप्लीटली न्यू टेरिटरी होगी, तो वहाँ पे 23,750 का दूसरा अहम रेजिस्टेंस दिख सकता है। साथ ही साथ आज ऑप्शन की वीकली एक्सपायरी है, तो आज काफ़ी वॉलिटिलिटी दिख सकती है। अगर ऑप्शन चेन देखा जाए तो कॉल राइटिंग चल रही है कुछ 23,600 पे, जहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट सा दिख सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई निफ्टी 50 की। पर अंश, कल बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला। हालांकि क्लोज भी ज़बरदस्त हुआ था, पर दिन के दौरान काफ़ी वॉलेटाइल भी रहा वो इंडेक्स। पर निफ्टी बैंक के लिए क्या कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है? साथ ही लॉन्ग्स और शॉर्ट दोनों के लिए ही क्या कुछ डेटा लेवल आज के लिए इंपॉर्टेंट होंगे? जी बिल्कुल, निफ्टी बैंक की शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव हुई थी। बहुत समय बाद, आई थिंक 3 जून के बाद रिकॉर्ड हाई का स्तर हमें दिखा था निफ्टी बैंक में, तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिविटी बना तो था। लेकिन जैसे ही सेशन क्लोज होने आया था उसमें हमें थोड़ी सी बिकवाली नजर आई और निफ्टी बैंक थोड़ा नीचे आके क्लोज होता हुआ नजर आया। तो वैसे तो काफ़ी पॉजिटिविटी नजर आई थी, लेकिन अगर इसे एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो कुछ फरवरी महीने से एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल बनता हुआ नजर आ रहा है और निफ्टी बैंक अभी वहाँ के ही आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इसे चार्ट पे देख सकते हैं जो हमने बनाया है, तो वहां पे आपको दिख रहा होगा कि अभी वहां पर ही ट्रेड कर रहा है। तो भले ही काफी पॉजिटिविटी नजर आई थी पिछले सेशन में, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉशियस सिग्नल सा बनता हुआ दिख रहा है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो हम पहला रेजिस्टेंस ले लेते हैं 52,000 लेवल पे।
पिछले सेशन में इस लेवल को टच नहीं कर पाया, कुछ 50 अंक से रह गया था, इसके पास से एक भारी बिकवाली आई थी, इसलिए ये पहला रेजिस्टेंस के तौर पे इसे ले सकते हैं। अगर इसे तोड़ता हुआ ऊपर जाता है तो सीधे दूसरा साइकोलॉजिकल लेवल फिर हमें 53,000 का दिखता है। सपोर्ट की बात की जाए तो सपोर्ट यहाँ पे हम 50,500 पर ले सकते हैं। ये पिछले सेशन के लो के पास का भी है, जहाँ से एक अच्छी खरीदारी आई थी, तो वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बेस बनता हुआ दिख रहा है। अगर उसे हम तोड़ते हैं तो दूसरा सपोर्ट सीधे कुछ वहाँ से कुछ 700 अंक नीचे नजर आता है, कुछ 49,800 पे, जो कि कई सेशंस पहले भी वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बेस बना हुआ था, तो ये एक अच्छा सपोर्ट दिख सकता है। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात की जाए तो ओपन इंटरेस्ट हमें 2% से गिरता हुआ नजर आया है, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग सा ट्रेंड बना है। जबकि इंडेक्स ऑप्शंस की बात की जाए तो हमें पुट राइटिंग दिख रही है 51,000 लेवल पे, तो इन लेवल्स पर नजर रखें। ठीक है, तो ये कुछ अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अभी अंश हाईलाइट कर रहे थे, और आज बाजार कैसा रह सकता है ये भी पूरा एनालिसिस करके अभी अंश ने आपको बताया। थैंक यू अंश आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। इस बीच हम चलिए एक्सपर्ट को भी हम अपने साथ शामिल कर लेते हैं, और हमारे साथ इस बीच किरण जानी जुड़ चुके हैं। किरण, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अभी कुछ ही देर में कुछ और भी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन किरण, बाजार पर आपकी राय लेंगे, और स्पेशली बैंक निफ्टी अब नए जोन ऊपर की तरफ खुल चुके हैं। 52,000 53,000 के लेवल्स भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज के मौजूदा सेटअप की बात करें तो कल की तेजी देखने के बाद जिनके पास मौजूदा पोजीशन है उनको किस तरीके से पोजीशनिंग करनी चाहिए, किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, और जिन्हें एंट्री लेनी है, क्या आज बैंक निफ्टी मौका दे सकता है फ्रेश एंट्री के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें, जैसे एफआईआई की डेटा की भी हम बात कर रहे थे, सो ओवरऑल डेली डेटा की अगर हम बात करें तो एफआईआई वापस कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बाई की तरफ आए, तो वो मार्केट के लिए अच्छा रहेगा और पॉजिटिव है। दूसरी तरफ डेरिवेटिव्स डेटा की भी अगर हम बात करें तो नेट नेट जो लॉन्ग की बात करें हम, तो वहां पे भी करीबन करीबन 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कहीं ना कहीं इंक्रीज हुए हैं। सो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है के मार्केट के लिए। दूसरा, कल हमने देखा था कि प्राइवेट बैंक ने मार्केट को आउट परफॉर्म किया था। निफ्टी के ऊपर अगर आप देखोगे तो इतना कुछ हमें पॉजिटिवनेस नहीं दिखा था, वो हालांकि रेड नोट पे बंद हुआ था, लेकिन बैंक निफ्टी एक आउट परफॉर्मेंस के साथ कल हमने देखा कि मार्केट बंद हुआ है। सो कहीं ना कहीं ओवरऑल जिस तरह से हम सेटअप देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि सेक्टर स्पेसिफिक या तो स्टॉक स्पेसिफिक है। इंडेक्स ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू पे आप देखोगे तो डेफिनेटली ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ा प्रेशर भी वहां पे रहेगा, साइकोलॉजी रेजिस्टेंस वगैरह रहेंगे। तो मेरे हिसाब से हमें लग रहा है कि हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। निफ्टी के लिए पर्टिकुलरली लेवल वाइज बात करें तो 23,500 के जो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स है, वहां पे टग ऑफ वॉर हमें देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं पुट राइटर्स अभी जो ओपन इंटरेस्ट है वो ज्यादा होल्ड कर रहे हैं। टीसीआर रेशियो जो डीबीजीबी लास्ट ट्यूसडे हम बात कर रहे थे, वो 1.3 1.4 के आसपास है, जो एक ओवरबॉट टेरिटरी है। तो चांसेस है कि यहाँ से थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। जिनके पास भी लॉन्ग है वो एटलीस्ट अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कर दे 23,500 या 23,400 का। आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 23,500 के नीचे मार्केट ओपन होता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकेंगे, जहां पे 23,400 से 23,300 तक के लेवल आ सकते हैं। तो 23,500 आज के लिए इंट्राडे अहम सपोर्ट रहेगा। अगर उसके नीचे मार्केट लुढ़कता है तो देयर आर चांसेस कि हम 23,300 तक मार्केट को जाते हुए देखें। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक फ्रेश ब्रेकआउट लेवल हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अब 51,000 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। निफ्टी के अंदर बाय ऑन डिप्स हमने जैसे बताया कि 23,300 के आसपास कोई डिप मिले तो वहां बाय कीजिए। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है 51,000 तक, तो वहां पे हम लॉन्ग करके जाएंगे। 50,800 का हमारा जो है वो स्टॉप लॉस के लिए हम मैनेज करेंगे। अगर 50,800 ब्रेक नहीं होगा तो चांसेस है हम वापस 52,000 तक की रैली बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। सो बैंक निफ्टी में डेफिनेटली कोई भी डिप आता है तो वहां लॉन्ग करेंगे। निफ्टी के अंदर थोड़ा कॉशियस रहेंगे। अगर 23,500 ब्रेक होता है तो फिर हमारा नेक्स्ट बाइंग लेवल जो होगा वो 23,300 400 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो ये निफ्टी को लेकर और निफ्टी बैंक को लेकर बिल्कुल आपके लिए लेवल्स क्रिस्टल क्लियर आपको मिल गए हैं। और निफ्टी में अगर 23,500 अगर ब्रेक होता है तो हालांकि बिल्कुल उसके आसपास ही है। अगर आप देखेंगे 23,516 पर कल बंद हुआ 40-42 अंकों की गिरावट के साथ। तो 23,500 के नीचे अगर गया तो 23,300 से 400 की रेंज में आपके लिए फिर बाइंग के मौके होंगे किरण जी के मुताबिक। और कल हमने देखा कि निफ्टी बैंक में जिस तरह से उछाल आया, 52,000 तक के स्तर के आसपास तक निफ्टी बैंक पहुंच गया। तमाम बड़े शेयरों के दम पर जो वेटेज वाले अहम शेयर हैं, आईसीसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, तो 50,800 का स्टॉप लॉस आपके लिए निफ्टी बैंक पर होगा।
कल अगर ऑप्शंस की बात देखें तो 2000%, 3000% जो ऑप्शंस के रेट थे वो बढ़ गए थे। तो बेहतरीन सत्र कल रहा, हालांकि ऊपरी स्तरों पर जाके थोड़ा वोलेटाइल भी हुआ, लेकिन आपके लिए आज के लिए ये सलाह किरण जी की तरफ से, लेवल्स, टारगेट्स, स्टॉप लॉस आपकी सभी की सभी स्क्रीन पर हैं। एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, आयुष मेहता। आयुष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं, क्या खरीदने की आप सलाह देंगे? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे यहाँ से 2 बाय कॉल है। फर्स्ट बाय कॉल होगा मेरा आईटी स्पेस से विप्रो पे। अगर हम विप्रो की बात करें तो इसके एक डेली चार्ट पे फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन है, एक पॉजिटिव एवरेज का हमें स्टॉक में क्रॉसओवर दिख रहा है। काफी टाइम से अपने 100-डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट से स्टॉक ने अपना ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लगता है कि विप्रो को ऐसे बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 520। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 484 का है। सेकंड मेरा बैंकिंग स्पेस से इंडसइंड बैंक है। अगर इंडसइंड बैंक की बात करें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट दिया है, अपने वीकली चार्ट पर क्लोजिंग काफी अच्छी आ रही है। मुझे लगता है कि इस वीक में उसकी क्लोजिंग ऊपर ही रहेगी, प्लस एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है इसके मंथली लाइन चार्ट्स पे, तो जो एक काफी पॉजिटिव साइन है, प्लस एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन है इसकी डेली चार्ट पे जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। तो इंडसइंड बैंक को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 1600। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1494 का होगा। बिल्कुल, तो ट्रेंड के साथ जा रहे हैं आज हमारे एक्सपर्ट, और सुबह से ही जो कॉल्स हमें मिल रही हैं, 2 स्टॉक पर फोकस बराबर, 2 सेक्टर पर फोकस बना हुआ है। एक है बैंक और एक है आईटी, जो कि कल के ट्रेड में भी फोकस में थे और आज भी चल रहे हैं। और इन्हीं से जुड़े स्टॉक्स पर नजर रखें, इंडसइंड बैंक, विप्रो। ये सलाह है आयुष जी की तरफ से, विप्रो में 520 के लक्ष्य के लिए और इंडसइंड बैंक में भी तेजी करके चलिए। किरण जी, आपका भी फोकस इन्हीं 2 सेक्टर पर होगा? तो हमारी तरफ से जो 2 स्टॉक्स है, कहीं ना कहीं आईटी डेफिनेटली हमें लग रहा है कि ध्यान रखना चाहिए। आईटी के ऊपर ध्यान रखने के पीछे जो हमें ओवरऑल यहाँ पे सेटअप दिख रहा है, कहीं ना कहीं एक बुलिश सेटअप है। काफी टाइम से अंडर परफॉर्म काउंटर्स थे या तो अंडर परफॉर्म सेक्टर था, वहां पे हम एक अच्छा खासा बुलिशनेस देख रहे हैं। सो मिड कैप आईटी जो ऑलरेडी मार्केट को आउट परफॉर्म कर चुके थे, अभी एक डाउनफॉल के अंदर से हमें दिख रहा है कि ब्रेकआउट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मिड कैप आईटी के ऊपर हम बुलिश कॉल दे रहे हैं आज। तो कोफोर्ज हमारी तरफ से पहला कॉल रहेगा। कोफोर्ज का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो वहां पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। हालांकि इलेक्शन डे का जो लो था उसकी वजह से वो पैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी अच्छा है। हमने देखा था कि 5300 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं कर रहा था। कल हम वहां पे एक अच्छी खासी मूवमेंट और 5300 के ऊपर बंद भी आया है। मोमेंटम इंडिकेटर फिर से बुलिश जोन के अंदर आए हैं। तो कहीं ना कहीं कोफोर्ज जो 5330 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 5400 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 5290 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे कोफोर्ज के अंदर। तो कोफोर्ज हमारा पहला कॉल रहेगा। दूसरा है वो इंश्योरेंस स्टॉक्स में से है। इंश्योरेंस स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि लगातार एक वीक से कंटिन्यूसली बाइंग दिखने को मिल रही है। सो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इनका अगर आप चार्ट देखोगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। वीकली चार्ट या तो मंथली चार्ट के ऊपर देखोगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, जो 1730 1740 के आसपास का रेजिस्टेंस ब्रेक करके हुए निकला है। डेफिनेटली 3 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार स्टॉक हाई मार रहा है, लेकिन सस्टेन नहीं हो रहा है ऊपर के लेवल पे। लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी अच्छी है। सो इट्स नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे, लेकिन आप थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिया रख के आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में लॉन्ग कर सकते हैं। 1800 तक के हमारे टारगेट है एंड 1740 एज स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एंड कोफोर्ज हमारी तरफ से बाय कर देंगे। ओके, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड शानदार तेजी पिछले कुछ समय से देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी चार्ट पैटर्न अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिए, इस स्टॉक को आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, थोड़ा मीडियम से लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है, लेकिन थोड़ा समय देना होगा। और 1800 के टारगेट्स यहाँ पर आ सकते हैं। और कोफोर्ज यहाँ पर भी अच्छी तेजी थी, 5400 के लेवल्स अभी भी दिखाई दे रहे हैं, तेजी कर सकते हैं आप इन दोनों ही स्टॉक में। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन चलिए अब रुक करते हैं खबरों वाले शेयर्स का, और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, खबरों वाले शेयर्स बताने से पहले कल जो बड़ी इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है, बड़े ब्लॉक डील्स हुए हैं, उसकी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, बात करें ब्लॉक डील्स की तो सबसे पहले इंडस स्टार्स फोकस में रहेगा। यहाँ पे बड़ी ब्लॉक डील हुई है, लगभग आप कह सकते हैं 18 से लेकर 20% की बिकवाली हुई है। और याद रखिए जो की बायर्स है यहाँ पे भारतीय एयरटेल ने 1% स्टेक लिया है, वही एसबीआई म्यूचुअल फंड और पी फर्म स्क्वायर कैपिटल ने भी एक्विजिशन किया। जेडएफ कमर्शियल व्हीकल्स में भी देखें तो 7.5% का जो है ओवरऑल स्टेक में बिकवाली हुई है। इसमें जो है जो बायर्स आए हैं अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है बड़े बायर्स इंक्लूड करते हैं निपॉन इंडिया, एसबीआई म्यूचुअल फंड। ग्लैंड फार्मा में भी प्रमोटर फोसुन ने 6% स्टेक की बिकवाली की है। और यहाँ पे जो बायर है वहाँ पे यूबीएस प्रिंसिपल कैपिटल आते हैं।
अब बात करते हैं इसके अलावा सनसेरा इंजीनियरिंग के भी, तो यहाँ पे भी जो देखें कि एक अच्छी बाइंग आई है डोमेस्टिक से और फॉरेन वीसीज ने 13% स्टेक की एग्जिट की है। पिरामल एंटरप्राइज में भी जो है ब्लॉक डील हुआ था लगभग 1000 करोड़ का। और इसके अलावा जो है आखिर में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी गोल्डमैन सैक्स की जो है बाइंग देखने मिली है। तो ऑफ कोर्स जो ओवरऑल बाजार में ब्लॉक डील्स देखें लगभग 23,000 करोड़ का रिकॉर्ड ब्लॉक डील्स देखने मिला है। और इसमें ऑफ कोर्स लार्ज चंक जो है इंडस स्टार्स में देखने मिला था। कल हमने देखा कैश मार्केट में एफआईज और डीआईज दोनों ही सेगमेंट में जो है भारी बाइंग देखने मिली और इसलिए आपको एलिवेटेड नंबर्स आज देखने मिल रहे हैं। तो बड़ी बाइंग हुई है, सबसे स्पेशली इंडस टावर में कल हमने देखा कि 15,300 करोड़ की यहाँ पर डील देखने को मिली और कल करीब 23,000 करोड़ के रिकॉर्ड ब्लॉक डील्स हुए हैं और उसी का जो रिफ्लेक्शन है वो हम देख रहे हैं कि आज एफआईज और डीआईएस के बाइंग फिगर में। तो बड़ी इंस्टीट्यूशनल बाइंग यहाँ पर तो हुई है और उसका असर बैंक निफ्टी की तेज़ी में भी दिखा। चलिए, ये तो बात हुई ब्लॉक डील्स की। शरद, उसके अलावा दूसरी खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? ये बिल्कुल पूजा, आज फिर से 2 ब्लॉक डील होने वाली है। सबसे पहला है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे ब्लॉक डील हो सकती है जहाँ पे सेलर रहेंगे एशिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड और जनरल अटलांटिक, कुल मिला के 4% से ज़्यादा की स्टेक की बिकवाली है जिसका वैल्यू आता है 830 करोड़ रुपए का। फ्लोर प्राइस के हिसाब से 8% डिस्काउंट पे है। वही दूसरा ब्लॉक डील हो सकता है रेट गेन का, यहाँ पे जो है एफआईज अवतार होल्डिंग्स अपनी पूरी एग्जिट ले सकते हैं, लगभग 2% स्टेक बेच सकते हैं जिसका वैल्यू आता है 160 करोड़ रुपए का। फ्लो प्राइस जो है 1% डिस्काउंट पे है। मास फाइनेंशियल सर्विसेज, इसकी बात करें तो 500 करोड़ रुपए की जो QIP है वो खुल चुकी है और जो इंडिकेटिव ऑफर प्राइस है वो 8% डिस्काउंट पे है। बात करते हैं ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस के लिए, हाल ही में लिस्टेड कंपनी थी और तो चौथे तिमाही के नतीजे आए, वो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और कंपनी पहली बार प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में। सफायर फूड्स की बात करें तो यहाँ पे जो है बोर्ड की अप्रूवल आ गई है शेयर स्प्लिट को लेके। अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं सफायर फूड्स को तो आपको जो है 5 शेयर्स मिलेंगे इसके और फेस वैल्यू भी घट जाता है, 10 रुपये से घट के हो जाता है 2 रुपये प्रति शेयर। साउथ के जो बैंगलोर बेस्ड प्रॉपर्टी ओनर्स हैं जैसे कि शोभा, ब्रिगेड, प्रेस्टीज एस्टेट्स, इनके लिए एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है क्योंकि कर्नाटक गवर्नमेंट जो है अपनी लैंड मोनेटाइजेशन कर सकते हैं आगे जाते हुए। तो ऑफकोर्स साउथ के डेवलपर्स और लैंड बाई कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स फैला सकते हैं। वही कैंपला सानमर में भी जो है जून 24 को एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग है जहाँ पे वो फंड रेज की विचार करेंगे। और याद रखिए, अगर फंड रेज की बात करें तो वेदांता और स्पंदना स्फूर्ति, इन दोनों कंपनीज़ के आज इम्पॉर्टेंट फंड रेज का जो है दिन है, बोर्ड मीटिंग होने वाली है, तो इन दोनों स्टॉक्स को भी आप ज़रूर ट्रैक करिएगा। अब अगर बात करते हैं तो सोम डिस्टिलरीज भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे 2 खबर आ रही है। सबसे पहला रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो उनकी मध्य प्रदेश की एसोसिएट आर्म है वहाँ पे उन्होंने सस्पेंड कर दिया है लाइसेंस क्योंकि जो चाइल्ड लेबर कंसर्न्स जो है वो देखने मिले थे। हालांकि कंपनी की क्लैरिफिकेशन भी आई, उन्होंने कहा कि कंपनी एज अ होल को ऐसा कोई डिपार्टमेंट में कोई एक्शन नहीं देखने मिला है। और इंटरेस्टिंगली 18 जून को प्रमोटर्स ने 35,000 शेयर्स ओपन मार्केट में भी खरीदे हैं। तो सोम डिस्टिलरीज को ज़रूर इस रडार में ट्रैक करिएगा। और आखिर में मैं बताना चाहूँगा आपके पावर रिलेटेड स्टॉक, स्पेशली जो विंड एनर्जी है, वहाँ पे गवर्नमेंट की बड़ी 1 गीगावाट की जो है अप्रूवल्स आई है तमिलनाडु और गुजरात जैसे स्टेट्स में। तो आइनॉक्स विंड और सुजलॉन को भी ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। ये खबरों वाले शेयर्स है जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो तमाम खबरें और इसमें ब्लॉक डील्स भी हैं। आप पीएनबी हाउसिंग के ब्लॉक डील पर नज़र रखिएगा, करीब 4% इक्विटी की ब्लॉक डील होगी। हालांकि 8% के डिस्काउंट पर ये ब्लॉक डील होगी तो थोड़े शेयर में हम दबाव देख सकते हैं। और बाकी फंड जुटाने के लिए बैठक है वेदांता की, स्पंदना स्फूर्ति की, इस पर नजर रहेगी। सफायर फूड में लिक्विडिटी बढ़ेगी इस शेयर में क्योंकि शेयर विभाजन को मंजूरी मिली है। एक शेयर के बदले 5 शेयर मिलेंगे तो निश्चित तौर पर जो शेयर है अब ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा पहले के मुकाबले। हो सकता है कि उसमें थोड़ी सी बाइंग आए, इसके चलते इस शेयर पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन ब्रोकरेजेस की नज़र कहाँ पर है? कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आई हैं? या सारी की सारी रिपोर्ट्स लेकर रोज़ की तरह हमारे सहयोगी गौरव जवलकर जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए क्या रिपोर्ट्स हैं, कहाँ पर फोकस रहेगा आज?
जी हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज टाटा टेक के साथ, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पे इनिशिएट किया है सेल रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस जो है 900 रुपये का। तो उनका मानना ये है कि जो उनका की कस्टमर है विनफास्ट, वहाँ पे उनका एक्सपेक्टेशन है कि कहीं पे रेवेन्यू डिक्लाइन हो सकता है। और इसी के चलते अगर हम टाटा टेक की बात करें तो उसके अलावा भी टाटा टेक की डिपेंडेंसी जो है वो काफ़ी हाई है एंकर कस्टमर्स पे, अगर हम पीएस के साथ कंपेयर करें तो। और अगर हम बात करें एफसीएफ की, जो कि फ्री कैश फ्लो है, वहाँ पे भी एक मॉडरेट ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है और इसी के लिए उन्होंने टारगेट प्राइस जो है वो 900 रुपीज़ पे सेट किया है। अगली बात करते हैं उनो मिंडा की, जहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने ही बाय रेटिंग के साथ इनिशिएट करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1350 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे कंपनी जो है अलॉय व्हील्स और ईवी में काफ़ी अच्छा फोकस कर रही है। आगे जाके 4 व्हीलर के लाइट्स में और 2 व्हीलर के अलॉय व्हील्स में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी कंपनी को देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ साथ एक मल्टीपल की अगर बात करें तो एक हायर मल्टीप्लायर के रूप में कंपनी उभरते हुए हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग है और मार्जिन प्रोफाइल भी काफ़ी स्टेबल है। अगली बात करते हैं मुथूट माइक्रोफिन की, क्योंकि इन्वेस्टेक ने यहाँ पे इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 350 रुपीज़ का। उनका मानना है कि कहीं पे एमएफआई सेगमेंट में एक डिफरेंशिएटर मॉडल है इस कंपनी के साथ। इसी के साथ साथ उनका मानना है कि कहीं पे एयूएम में हमें केगर ग्रोथ जो है वो 24% का देखने को मिल सकता है। और वैल्यूएशंस की अगर फिलहाल के लिए बात करें तो पॉजिटिव्स कहीं पे इग्नोर हो रहा है मार्केट में, ऐसे इन्वेस्टेक का मानना है और इसीलिए उन्होंने बाय रेटिंग के साथ जो इनिशिएट किया है मुथूट माइक्रोफिन पे। अगली बात करते हैं डीसीबी बैंक की, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे बाय रेटिंग पे अपग्रेड करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो भी बढ़ा के 175 रुपीज़ का किया है, क्योंकि इस बैंक की अगर बात करें तो एक स्टेबल प्रोफाइल उनको देखने को मिल रहा है, एसेट क्वालिटी भी हेल्दी होने वाली है, ऑपरेटिंग लेवरेजेस की वजह से आरओई में भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है और इसी के चलते उन्होंने जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के 175 रुपीज़ का किया है। और आखिर में बात करते हैं सी इन्फो सिस्टम की, क्योंकि यहाँ पे भी गोल्डमैन सैक्स ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 2800 रुपीज़ का, जो कि 40% से एक ज़्यादा अपसाइड हमें दिखाता है। उनका मानना है कि आगे जाके एक अच्छा अपॉर्चुनिटी कंपनी को देखने को मिल रहा है इमर्जिंग मोबिलिटी सेगमेंट में। इसी के साथ साथ कोर बिजनेस की अगर बात करें तो वहाँ पे भी एक प्रीमियमाइजेशन का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास है और कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट के तरफ से काफ़ी अच्छे ग्रोथ के लिए, डिमांड के लिए काफ़ी अच्छे उनको एक विजिबिलिटी देखने को मिल रही है और इसी के लिए उन्होंने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ। तो आगे जाके ये सब कंपनीज पर नज़र रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है वो हमें इन सब कंपनीज पे ब्रोकरेजेस की तरफ से देखने को मिल रहा है। ठीक है, शुक्रिया गौरव। तो कई सारे अच्छे रिपोर्ट्स हैं। यूनो मिंडा पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है बाय की रेटिंग के साथ। इसके अलावा टाटा मोटर्स को लेकर सीएलएसए ने दिया है 1181 रुपये का लक्ष्य, आउट परफॉर्म की रेटिंग यहाँ पर है। और भी कई सारी अच्छी रिपोर्ट्स हैं जिनके दम पर आज शेयरों में एक्शन जरूर देखने को मिलेगा। देखिए तो सबसे अहम ब्रोकरेज रिपोर्ट जो आई है वो है बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस पे, और खास तौर से इस पे ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई पे है और ऐसी रिपोर्ट से थोड़ा सा जोश बढ़ जाता है और कुछ अच्छे फैक्टर्स जब हाईलाइट होते हैं तो जो हैवी वेट्स होते हैं खास तौर से उनमें एक अच्छा एक्शन हम जरूर देख पाते हैं। तो जानते हैं कि आज जो मैक्वेरी की बीएफएसआई सेक्टर पे रिपोर्ट आई है उनमें से क्या आपको नजरिया लेना है और उनमें से बेस्ट पिक कौन सा रहेगा। किरण, आपसे समझना चाहेंगे और 2 भाग में आपसे सवाल करना चाहूंगी। देखिए मैक्वेरी की तरफ से कुछ स्टॉक्स में अपग्रेड आया है, रेटिंग उन्होंने बढ़ाई है, साथ ही टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है, पर कुछ में डाउनग्रेड भी आया है। तो पहला अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से शेयरों का टेक्निकल सेटअप जो है वो बेहतर है, जिसमें कि कोटक महिंद्रा बैंक, सिटी यूनियन बैंक और बंधन बैंक। देखिए तीनों ही काउंटर्स कल भी इनमें अच्छी तेजी देखने को मिली। इन तीनों में से टेक्निकल सेटअप पे सबसे बेहतर कौन सा लग रहा है? सो ओवरऑल अगर हम देखें प्राइवेट बैंक वर्सेस पीएसयू बैंक, तो डेफिनेटली प्राइवेट बैंक कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे डाउनफॉल के अंदर से निकल रहा है, तो प्राइवेट बैंक के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। अब उसमें भी अगर हम देखें तो स्मॉल प्राइवेट बैंक और लार्ज प्राइवेट बैंक, तो जिस भाव पे कोटक या तो एचडीएफसी बैंक अवेलेबल है, मुझे लग रहा है कि हमें लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स को अभी ज्यादा फोकस देना रहेगा, या तो हम ज्यादा वेटेज दे सकते हैं। इवन आप प्राइवेट बैंक वर्सेस पीएसयू बैंक का रेशियो चार्ट निकालोगे तो रेशियो चार्ट में भी एकदम लोअर एंड के ऊपर ही रेशियो ट्रेड कर रहा है, जो सजेस्ट कर रहा है कि आने वाले समय में देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक के ऊपर से एक अच्छा खासा अपमूव देख सकते हैं। सो डेफिनेटली हमारा पहला जो चॉइस रहेगा वो कोटक बैंक रहेगा। कोटक बैंक में जो एक क्रेडिट कार्ड को लेकर न्यूज आई थी, उसके बाद जो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी या तो गैप डाउन हुआ था, वो पूरा एक गैप कवर कर चुका है कोटक बैंक। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो हालात में अभी आप 100 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर कोटक ट्रेड कर रहा है। सो मल्टीपल रीजन है, एक राइजिंग चैनल के अंदर भी ट्रेड कर रहा है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो इसका
1690 1700 का है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कोटक में कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हैं। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, आप आने वाले समय में 1850 1900 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एज़ अ इन्वेस्टमेंट चॉइस अगर कोई देखना चाहे तो कोटक डेफिनेटली हमारी चॉइस रहेगी। अब ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू में कहीं न कहीं सिटी यूनियन बैंक हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। सिटी यूनियन बैंक का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो वहाँ पे ट्रिपल बॉटम ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है चार्ट। साथ ही साथ उस ब्रेकआउट के आस-पास ही ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट के ऊपर एक राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी आया है। तो कहीं न कहीं सिटी यूनियन बैंक करंट मार्केट प्राइस से एज़ अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप ट्रेड कर सकते हो। 157 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएँगे। 145 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है इमीडिएट लेवल पे 170 और जैसे ही 170 का लेवल क्रॉस हुआ, तो डेली चार्ट के ऊपर 190 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सो कोटक बैंक एंड सिटी यूनियन बैंक हमारे पहले तो प्रेफर्ड चॉइस रहेंगे। चलिए अब हमारे साथ निकुंज तालमिया जुड़ चुके हैं जो कि ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ है। निकुंज, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे जो एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है और कहीं ना कहीं वेट था कि बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई कब आएगा। कल हमने एक ज़बरदस्त तेज़ी देखी, क्या व्यू बन रहा है सर? ये जो तेज़ी है, इतनी सारी ब्लॉक डील्स हो रही हैं, जो पूरा सेटअप है भारतीय बाजारों का, अभी आप कैसे देख रहे हैं उसे? देखिए, स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर जो तेज़ी आई थी, इस तेज़ी के अंदर मुझे लगता है, मैं पहली बार शायद ये बोल रहा हूँ कि अब मुनाफा वसूली का समय आ गया है। जो तेज़ी का जो गेन था वह इतना ज़्यादा कभी भी टिका नहीं रह सकता है। एक तरफा मार्केट कभी भी नहीं चलता है, मेरा हमेशा ये मानना है। तो मुझे लगता है जो एक तरफा मूव आया है, अब एक लिस्ट देखिए, हमारे व्यूअर से मैं इस समय दरखास्त करूँगा कि लिस्ट देखिए कि भाई 3 जून में स्मॉल कैप स्टॉक्स के लेवल्स क्या थे, जो पॉपुलर स्मॉल कैप स्टॉक्स है, और अब क्या है। तो कई स्टॉक्स हैं जो पॉपुलर स्मॉल कैप स्टॉक्स जिसे हम बोलते हैं, वो 3 जून से 15 से 20% ऊपर है। मैं 4 जून पे तो जा ही नहीं रहा हूँ। 3 जून को जो यूफोरिक हाई हुआ था एग्जिट पोल के बाद, उसके बाद भी स्टॉक्स उस लेवल से कई स्टॉक्स 15-20% ऊपर है इस समय। तो मुझे लगता है कि उस जगह में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, वो एकदम अलग मार्केट में एक्शन है, हम उस पर बात करेंगे। तो स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर मुझे लगता है कि थोड़ी मुनाफा वसूली करनी चाहिए, बिकॉज इस मार्केट के अंदर मुझे नहीं लगता है कि इतना लंबा मोमेंटम इस समय कुछ लंबे समय तक चलेगा। मार्केट में बड़ी गिरावट नहीं लग रही है, मगर मुझे लगता है स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर या तो कंसोलिडेशन आ सकता है या फिर इस समय थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात करते हैं सृष्टि, वो एकदम डिफरेंट कैटल ऑफ फिश है, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं। बैंक निफ्टी कल के कमबैक के बाद भी इस साल में इस समय निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी की अगर आप बात करें तो जो बड़ा कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो HDFC बैंक से आ रहा है, और जो बड़ा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है वो इस समय आ रहा है SBI के अंदर। तो मार्केट आपको क्या बोल रहा है भाई, FIs आए, वो अपने ऑब्वियस स्टॉक्स ले रहे हैं, और बैंक निफ्टी के अंदर जो अंडर परफॉर्मेंस था वो करेक्ट हो रहा है। FIs हम बोल सकते हैं कि हमने आपको बोला था, हम ये बोल सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, हम ये बोल सकते हैं कि इवेंट रिस्क के बाद आ रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि FI की जो वापसी हुई है यह एक दिन का इफेक्ट नहीं है, मुझे लगता है मल्टी मंथ ट्रेंड है, बिकॉज ग्लोबली भी इमर्जिंग मार्केट्स में चाइना से पैसा निकल रहा है। तो कुल मिलाकर के इस समय स्मॉल कैप में मुनाफा वसूली करिए। बैंक निफ्टी के अंदर प्राइवेट बैंक्स में तेज़ी का रुझान रहेगा, और मुझे लगता है FI डोमिनेटेड स्टॉक्स, क्योंकि FI वापस आ रहे हैं, उनके अंदर मजबूती रहेगी। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई बैंक निफ्टी की, लेकिन निकुंज सर, कल जिस तरीके की ब्लॉक डील्स हमने देखी, एक इंस्टीट्यूशन बाइंग जो देखी, एक बड़ी वजह उसकी ब्लॉक डील भी थी, लेकिन इन आंकड़ों को देखते हुए क्या अब ये कहना चाहिए कि अब FIs DIs वापस आना शुरू हो चुके हैं मार्केट में? देखिए, DIs तो कभी गए नहीं थे और FIs वापस आ रहे हैं। अब ये समझना है कि ये जो रुख आया है यह क्या लंबा रुख है, एक वन डे वंडर है, जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं। मुझे लगता है कि एक शार्प टर्न है जो एक मल्टी वीक ट्रेंड हो सकता है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप ग्लोबली आप देखें तो मार्केट में इंडिया, ग्लोबल मार्केट्स में इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा है। मनी विल ऑलवेज चेज आउट परफॉर्म, मनी विल ऑलवेज चेज परफॉर्मेंस इंडिया में आ रही है। ग्लोबली इंडिया में इलेक्शन साइकिल इस समय ख़त्म हो चुकी है, मगर US में और यूरोप में इस समय इलेक्शन साइकिल है। तो जो इवेंट रिस्क जिसे हम बोलते हैं इंडिया में ख़त्म हो चुका है, मगर जो इवेंट रिस्क है US में अभी भी है, जो इवेंट रिस्क है कुछ इमर्जिंग मार्केट्स में अभी भी है, और यूरोप के अंदर अभी भी है। तो इवेंट से पहले अगर हिंदुस्तान से पैसा निकला था तो मुझे लगता है कि वह पैसा डेवलप मार्केट से भी निकलेगा। एक प्रकार की एक साधारण सा उदाहरण मैं इसमें दे रहा हूँ।
तीसरा, मुझे ये लगता है कि एफआई डोमिनेटेड स्टॉक्स के अंदर हमने देखा था कि उनकी बिकवाली चल रही थी। क्योंकि उनकी बिकवाली चल रही थी तो मुझे लगता है कि अब वो जब बिकवाली नहीं करेंगे, खरीदारी करेंगे, तो उनके अंदर उछाल आ सकता है। और तीसरा, अगर आप वैल्यूएशन के मापदंड से एफआई डोमिनेटेड स्टॉक्स देते, खास करके एचडीएफसी बैंक हो गया, फिर आईटी स्टॉक्स हो गए, या फिर रिलायंस हो गया, इनके अंदर वैल्यूएशंस भी इतने महंगे नहीं है कि इस समय लार्ज कैप स्टॉक्स और एफआई डोमिनेटेड स्टॉक्स में कोई बबल की समस्या है। देखिए, बात कर सकते हैं कि कुछ डिफेंस स्टॉक्स, कुछ रेलवे स्टॉक्स, कुछ छोटे स्टॉक्स, कुछ मझेले स्टॉक्स, जिनके अंदर पी मल्टीपल 7, 70, 80, 100 के हो गए, वहाँ पर समस्या है। मगर जो लार्ज एफआई डोमिनेटेड स्टॉक्स है, वहाँ पर मुझे समस्या नहीं दिख रही है। तो मेरा ये मानना है अभिषेक कि देखिए, इंडिया में खरीदारी बिकवाली हुई एफआईस की क्योंकि इलेक्शन साइकिल थी। मगर भैया, यूएस में तो इलेक्शन साइकिल आने वाली है, यूरोप के कई शहरों में, कई देशों में इलेक्शन साइकिल आने वाली है। तो जो हिंदुस्तान में इवेंट रिस्क था, अब वो हिंदुस्तान का इवेंट रिस्क खत्म हो चुका है, और ग्लोबल मार्केट्स में तो इवेंट रिस्क कब आने वाला है वो। सर, दो सवाल हैं, दोनों के एक में एक क्लब कर दे रहा हूं मैं। एक तो देखिए, माना जा रहा था सर कि इलेक्शन के बाद, चुनाव नतीजों के बाद इंफ्रा शेयर शायद थोड़े से सुस्त पड़ जाएंगे, लेकिन कल सरकार ने अपने 100 दिनों का एजेंडा सेट कर दिया है। कैबिनेट की जो बैठक हुई, धड़ाधड़ कई सारे बड़े फैसले लिए गए हैं। वधावन पोर्ट को लेकर फैसला हुआ है, वाराणसी एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन को लेकर फैसला हुआ है। तो क्या जो कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, क्रेन वाली जो ये कंपनीज हैं, क्या इनमें तेजी बनी रहेगी, वहां पर बाइंग करनी चाहिए? और दूसरा, जरा आईटी को लेकर आप गाइड कर दीजिए सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूएस में जो बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर एनवीडिया हो, देखिए $3.25 बिलियन का वहां पर मार्केट कैप उसका हो गया। तो क्या, किस तरह से आप देख रहे हैं आईटी स्टॉक्स को और इंफ्रा स्टॉक्स को? तो अभिषेक, देखिए, इंफ्रा स्टॉक्स इस मार्केट के लीडर हैं। केपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर हम जिन्हें बोलते हैं, वो लीडर रहेंगे। अब इनको जो खरीदने का समय आता है, वह आता है 4 जून जैसे माहौल में, जब मार्केट के अंदर किसी भी कारणवश से थोड़ी सी गिरावट आती है। तो उस समय आपको चुपचाप डरना नहीं चाहिए, आपको बाइंग करनी चाहिए। अगर आपने 3 से 5 साल का व्यू रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि इंफ्रा और रेलवे स्टॉक्स या डिफेंस स्टॉक्स में कोई समस्या है। मगर आपका 3 महीने से अगर 5 महीने का व्यू है, तो शायद उनके अंदर इस समय प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बिकॉज अभिषेक, मैं आपको एक डेटा अगर आप देखें, तो आपको ये सिंपल देखना है कि भाई 3 जून को जो यूफोरिक टॉप हुआ था एग्जिट पोल के बाद मार्केट के अंदर, उस दिन इंफ्रा, रेलवेज, डिफेंस स्टॉक्स के लेवल्स क्या थे, और कौन से शेयर हैं जो कि 3 जून, 4 जून नहीं साहब, 3 जून से इस समय 15 से 20% ऊपर हैं। तो जो 15 से 20% का अप्रिसिएशन हुआ है, मुझे लगता है कि वो इतना सस्टेन नहीं करेगा। और यहाँ पर उस समय उस कैटेगरी के अंदर जहाँ पर 10 से 15%, 15 से 25% अप्रिसिएशन हुआ है 3 जून की क्लोजिंग से, मुझे लगता है वहाँ पर आपको मुनाफा वसूली करनी चाहिए। आपने आईटी का सवाल करा। देखिए, आईटी के अंदर अभी हम कहते हैं ना जी, हिंदी में दिल्ली दूर है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आईटी की किसी भी कंपनी के अंदर मुझे पूर्ण रूप से समझ में नहीं आ रहा है कि एक टर्न आ रहा है। देखिए, जो चीज़ में ग्रोथ नहीं है, मार्केट उसको रिविजिट नहीं करेगा। देखिए, प्राइवेट बैंक्स में ग्रोथ नहीं आ रही थी, एचडीएफसी बैंक में समस्या आई। 3 साल तक मर्जर के बावजूद एचडीएफसी बैंक का शेयर कहीं नहीं गया। जब पीएसयू बैंक्स में ग्रोथ नहीं आ रही थी, तो कुछ सालों तक पीएसयू बैंक्स के अंदर हमने देखा तेज़ी नहीं देखने को मिली थी। आईटी के अंदर ग्रोथ नहीं है। पूरी इकोनॉमी इस समय, अभिषेक, अगर आप देखें तो इस समय पूरी इकोनॉमी जो है वह 8% की आपकी जीडीपी ग्रोथ है, 4 से 5% की आपकी इन्फ्लेशन है। तो 12 से 13% या 10 से 11% आपकी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इस समय है। तो वो तो मेरे लिए एक बेंचमार्क है भाई। जो भी सेक्टर, जो भी कंपनी 10-11% से अगर कम ग्रो कर रही है, तो इकोनॉमी से नीचे ग्रो कर रही है। आईटी कंपनियों में 4 से 5% की ग्रोथ है। तो ऐसे क्षेत्र में क्यों जाना जहाँ कि हमें ग्लोबल रिस्क लग रहा है? ऐसे क्षेत्र में क्यों जाना जहाँ पे एआई का डिस्ट्रप्शन लग रहा है? और ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर 10% से कम की ग्रोथ है, और वैल्यूएशंस भी कोई बहुत हिस्टोरिक लो पर नहीं। ऐसा नहीं है कि इनकी वैल्यूएशंस कोई 5 ईयर या 7 ईयर लो पर है। वैल्यूएशन भी 20-21 के पी मल्टीपल्स हैं ट्रेलिंग बेसिस पे, और सस्ते नहीं है। इन कंपनियों के अंदर अभिषेक बायबैक होता रहेगा। इन कंपनीज के अंदर रिटर्न रेशियोज बड़े अच्छे रहेंगे, तो गिरेंगे भी नहीं ज़्यादा। मगर मजबूती का कारण नहीं दिखता है। जैसे आपने भी बात करी वधावन पोर्ट की, गवर्नमेंट के एजेंडा की। अब इससे आईटी कंपनीज की लाइफ में क्या परिवर्तन आने वाला? कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और मार्केट के साथ साथ तमाम स्टॉक सेक्टर को लेकर अपनी बिल्कुल सटीक राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, रत्नेश गोयल। रत्नेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। बताइए, कौन से
शेयर आज आप खरीदने की सलाह देंगे, नजर कहां पर है रत्नेश जी आपकी? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरी तरफ से दो बाइंग के रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम तो बिल्कुल बरकरार रहेगा। हो सकता है कहीं इंडाइसेस में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जाए, पर जो पहला जो रहेगा वो ईएमएस में काफी लंबा कंसोलिडेशन में कल के सत्र में हमको अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। तो मुझे ऐसा लगता है इस ईएमएस में जो ब्रेकआउट हुआ ये कंटिन्यू रह सकता है। तो यहाँ पे 545 का स्टॉप लॉस लगा के 595 का टारगेट मुझे आता हुआ दिखाई देता है यहाँ पे। इसके साथ में दूसरा जो रहेगा, मुझे ऐसा लगता है कि जीएमआर इंफ्रा में कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पे, जिसने वापस एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद में कल के सत्र में ब्रेकआउट दिया। थोड़ा सा बाजार में जो आखिरी समय थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया था, तो उसमें वापस थोड़ा सा नीचे आया, पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वापस से इसमें तेजी रिज्यूम होगी। तो यहाँ पे 93 का स्टॉप लॉस लगा के 110 रुपए का टारगेट, ये थोड़ा सा आप चाहे तो थोड़ा सा पोजिशनल भी इसको रखा जा सकता है। एयरपोर्ट लगातार हमने तेजी देखी है। कल एक सपाट क्लोजिंग हमने देखी, लेकिन 110 रुपए के टारगेट हैं। 100 रुपए के मुहाने पर बिल्कुल ये शेयर खड़ा हुआ है। 93 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना है और जीएमआर एयरपोर्ट में खरीदारी करनी है। रत्नेश जी की ये राय। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं फंडामेंटल एक्सपर्ट मयूरेश जोशी। मयूरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। मयूरेश जी, आपसे हम एक बार राय लेंगे। टाटा मोटर्स के शेयर पर सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग है, 1181 का लक्ष्य है। शेयर चला हुआ है, काफ़ी कमाई कराई है, ऊपरी स्तरों से थोड़ा थोड़ा नीचे ज़रूर आया है। टाटा मोटर्स किस तरह से आप देख रहे हैं शेयर को? क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि FY25 में नई जगुआर इलेक्ट्रिक लैंड रोवर ये लॉन्च करेगी कंपनी, निवेश भी बढ़ाने वाली है। ये सारे ट्रिगर बनेंगे। आपको कैसी लग रही कंपनी? और ऑटो स्पेस में क्या आपको टाटा मोटर पसंद है, या फिर इसके अलावा कोई बेहतर टू व्हीलर में स्टॉक या फिर कमर्शियल व्हीकल में कोई और स्टॉक पसंद है आपको? वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं, आई थिंक 2-3 चीजें हो रही हैं। एक, आई थिंक ये सारे फैक्टर्स शायद स्ट्रीट पेंसिल इन करके चल रहा है कि JLR की नई लॉन्चेस, जो इनकी कॉम्पिटिटर के भी लॉन्चेस होंगे, ये अच्छे वेल रिसीव्ड होंगे, क्योंकि यूरोप का डिमांड शुड कम बैक ऑन ट्रैक। दूसरी चीज, जो चाइनीज ईवी मेकर्स पे टैरिफ्स बढ़ाए हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक डोमेस्टिक एक्सक्यूज मी को सहारा दे सकता है। दूसरा, आई थिंक जो पीवी मार्केट है इंडिया में, दैट इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ डिसेंट पेस। MHCV मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो आई थिंक जो सारे ट्रिगर्स हैं ये शायद प्लेस में है टाटा मोटर्स के लिए। M&M का भी इन्वेस्टर डे हुआ था, जहाँ पे उन्होंने एक बहुत शानदार लैंडस्केप दिया है। LCVs लॉन्च करेंगे, SUVs लॉन्च करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो ग्रोइंग एपेटाइट की हम बात करते हैं इंडियन कंज्यूमर की, दैट इज एक्सपेक्टेड टू कीप वॉल्यूम्स इन चेक। और इसलिए मुझे लगता है, आई थिंक 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स शायद अच्छे करने चाहिए। जिनके पास है, ये स्टॉक्स को बने रहना चाहिए। बिल्कुल मयूरेश, आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, पानी पी लीजिए, तब तक हम कुछ और एक्सपर्ट से सवाल ले लेते हैं। सोम डिस्टिलरीज इस स्टॉक से जुड़ी भी आज खबर है, और मध्य प्रदेश के एक प्लांट का लाइसेंस रद्द हो चुका। हालांकि कंपनी ने उस पर सफाई दी है अपनी, लेकिन स्टॉक में कमज़ोरी है, और हम देख रहे हैं कि पिछले एक महीने में ऑलरेडी 8% ये स्टॉक टूट चुका है। किरण जी, आपका क्या नज़रिया बन रहा है सोम डिस्टिलरीज पर? क्या यहाँ से और करेक्शन आप देख रहे हैं स्टॉक में? क्योंकि खबर जो आ रही है वो भी थोड़ी नेगेटिव है। तो चार्ट्स पर क्या और कमज़ोरी देख रहे हैं, या फिर निचले स्तरों में थोड़ा सपोर्ट बन रहा है, एंट्री लेने के लिए सही मौके बन रहे हैं स्टॉक में? सो ओवरऑल बेवरेजेस स्टॉक्स के अंदर हमने देखा था कि रिसेंटली एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था। सोम डिस्टिलरी हो गया, या तो मैकडोवेल हो गया, या तो रेडिको खितान हो गया, वहां पे एक अच्छी खासी तेजी मिली थी। लेकिन बिकॉज ऑफ बैड न्यूज हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने अपना जो ब्रेकआउट लेवल था उसको सस्टेन नहीं किया, और एज ऑफ नाउ सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब 2 दिन पहले के सत्र में जो गैप डाउन हुआ था 104 के आसपास, उसके बाद एक अच्छी खासी बाइंग आई थी। वॉल्यूम्स भी दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वहां से बाइंग आई थी, लेकिन जब तक कोई फॉलो अप बाइंग नहीं आएगा, मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। डेली चार्ट के ऊपर जो एक गैप 115 से 125 एक बार फील हो जाए तो कंडीशनल बाय रहेगा। अगर 125 के ऊपर जाता है तो लॉन्ग कीजिए। नीचे बाय ऑन डिप्स के लिए मुझे लग रहा है कि काफी जो उसका सपोर्ट है वो नीचे बन रहा है, तो या तो वेट कर लीजिए, नीचे स्टॉक 100 से 90 के बीच में है तब लॉन्ग कीजिए, या तो फिर 125 के ऊपर जाए तब लॉन्ग कीजिए। एज ऑफ नाउ नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है, तो जिनके पास है वो होल्ड करें, लेकिन नई फ्रेश खरीदारी के लिए हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे।
ठीक है, तो जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं क्योंकि एक तेज़ी आएगी स्टॉक में, लेकिन फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं है। जब 120 130 के पार निकले तब आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। आज रियल एस्टेट स्टॉक फोकस में रह सकते हैं, स्पेशली जो बैंगलोर बेस्ड कंपनियां हैं, शोभा, ब्रिगेड, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये कुछ कंपनियां फोकस में रह सकती हैं। खबर भी है कर्नाटक सरकार ज़मीन बेच सकती है और इसके चलते आज इन स्टॉक्स में एक्शन दिख सकता है। हालांकि आयुष जी, आपसे सवाल होगा, इन कंपनियों पर हमने थोड़ी करेक्शन भी देखा, थोड़ी मुनाफा वसूली भी देखी है इन कंपनियों में, और कल के ट्रेडिंग सेशन में कल सभी कंपनियां करीब 3 से 4% नीचे भी थी। आज कहीं मौके देख रहे हैं आप बाइंग करनी हो तो किसी कंपनी में? सबसे पहले शोभा की बात करें तो इनफैक्ट तीनों ही कंपनियों में हमने ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखी है। बट शोभा में जो देखिए, अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसमें नीचे में एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनता है, वो है 1950 रुपए के आसपास का, जो कि इसका प्रीवियस स्विंग सपोर्ट भी है। तो मुझे लगता है अगर शोभा डेवलपर्स 1950 रुपए के आसपास हमें मिलता है तो इसमें वापस री एंट्री की जा सकती है। इसमें हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट काफी पॉजिटिव है, काफी अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है, तो इसमें जो भी है बाय ऑन डिप्स में हमें रणनीति रखनी चाहिए। ठीक है, तो शोभा में बाय ऑन डिप्स की रणनीति जो है आपको यहाँ पे अपनानी है। पर एक बार मयूरेश आपसे समझना चाहेंगे, आज देखिए कुछ एक एग्रो केमिकल रिलेटेड काउंटर्स पे भी नज़र है। आज पीआई इंडस्ट्रीज पे काफ़ी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। अभी केमिकल स्पेस की बात करें मयूरेश, तो कैसे देख रहे हैं आप पूरे स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रो केमिकल स्पेस को? क्या यहाँ पे अच्छे रनअप आने की उम्मीद है, क्योंकि कुछ रुझान जो है फिर से वापस आ रहा है इन्वेस्टर्स का? तो आपका क्या नज़रिया है यहाँ पे? और साथ ही खास तौर से पीआई इंडस्ट्रीज, जहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट आई, हम स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, उन्होंने लक्ष्य बढ़ा के 4750 के कर दिए हैं। इसको लेकर क्या आपके एनालिसिस है? Morning, Srishti. नहीं, I think if you break the bracket, if you break the sector into two brackets, दो चीजें हो रही हैं। एक, I think जो commoditized chemicals हैं, वहाँ पे I think pricing pressure will still continue, क्योंकि as China is producing huge bulk and quantities of this, हालांकि I think काफी destocking हुई है, restocking वापस हो सकती है with the demand coming back, but commoditized chemicals में pricing का हमेशा एक pressure और issue रहता है। जहाँ तक specialty chemicals की बात रही है, agrochemicals की बात करें और niche specialty chemicals as well, yes, expectations of a good monsoon, I think वो शायद trigger points बन रहे हैं। You've already seen a good move happen in a lot of fertilizer companies. आप देख रहे हैं कि जो अमोनिया के prices हैं, they have gone through the roof. Month on month there has been a substantial increase. शायद budgetary allocation ठीक ठाक हो सकता है for the sector as a whole. DBT की जो मुहिम है specifically in terms of fertilizer payouts, ये आई थिंक थोड़ी और फास्टर हो सकती है, विच मीन्स का कैश कन्वर्जन साइकिल फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए और बेहतर हो सकता है। एट द सेम टाइम आई थिंक जो फार्म गेट प्राइसेस हैं वो डिसेंट है, और इंटीग्रेटेड प्लेयर्स के लिए इनपुट कॉस्ट्स लाइक फॉस्फोरिक एसिड हैव एक्चुअली स्टार्टेड ट्रेंडिंग लोअर या स्टेबल रहे हैं, जिसकी वजह से मार्जिन इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो काफी ट्रिगर्स है मॉनसून को लेकर, विच वुड आल्सो बेनिफिट एग्रोकेमिकल केमिकल कंपनीज एज वेल। पीआई प्रोबेबली बिकम्स वन पार्ट ऑफ दैट मैकेनिज्म इटसेल्फ, क्योंकि अगर मॉनसून अच्छे होते हैं, वॉल्यूम ऑफ टेक अच्छी होगी, रूरल डिमांड अगर अच्छी रहती है इन ल्यू ऑफ गुड मॉनसून्स, आई थिंक दैट कैन प्रोवाइड अ गुड रिस्पाइट इन द सेकंड हाफ। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक जो स्पेशलिटी और नीश केमिकल्स में है, जैसे बैटरी केमिकल्स हुए हैं, जहाँ पे डिमांड ठीक ठाक हो सकती है, जहाँ पीएलआई स्कीम्स की वजह से integrated operations of these companies should be relatively better in the second half, and that coincides with demand coming back, eurozone में हो या rest of the world में हो, in terms of China plus one. I think these companies will slowly and steadily start benefiting. तो मुझे लगता है I think companies like AMI as an example, PI, Anupam Rasayan, जो niche spaces में काम कर रहे हैं, जो capacities niche spaces में बढ़ा रहे हैं, और जिनका एक appropriate mix है in terms of agrochemicals, pharma and niche specialty chemicals. I think these companies over a period of time should do well. शायद Q1 थोड़े नरम रह सकते हैं, but I think एक earnings recovery second half में आ सकती है, but ये 3-4 stocks आप definitely नजर में रख सकते हैं। सुरेश ने अपनी टॉपिक्स भी बताई पूरे स्पेशलिटी केमिकल और एग्रो केमिकल स्पेस से, पर इस बीच कुछ एक ऑटो एंसिलरी काउंटर्स में भी ज़बरदस्त हम तेज़ी देख रहे हैं। कई दिनों से हम संबंधना मदरसन जैसे काउंटर्स की चर्चा कर रहे हैं, अन्य ऑटो काउंटर्स में भी तेज़ी है, पर आज खास तौर से फोकस में रहेगा ऊनो मिंडा, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि जो कंपनी जितने भी स्टेप्स ले रही है वो इनकी इलेक्ट्रिफिकेशन जर्नी को और भी आगे बढ़ा सकते हैं, और उन्होंने कवरेज की शुरुआत तो करी ही है
और 1350 तक के टारगेट्स दे रहे हैं। एक बार किरण आपसे समझना चाहेंगे, मुझे याद है कि कंपनी के जब हाल फिलहाल नतीजे आए थे उसके बाद 800 के स्तर को जब इसने तोड़ा उसके बाद ये पीछे उसने मुड़ के नहीं देखा है अभी तक। गोल्डमैन सैक्स यहाँ पे और भी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। आपके क्या लक्ष्य सामने निकल कर आ रहे हैं चार्ट सेटअप के चलते? सो मिंटा की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर या तो वीकली चार्ट के ऊपर डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप डेली चार्ट के ऊपर मोमेंटम इंडिकेटर आप देखोगे या तो वीकली चार्ट के ऊपर मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो एक एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस से हम बाई की सलाह नहीं देंगे। रिसेंटली जो एक कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट आया था, जैसे आपने बताया कि 800 के लेवल के आसपास का जो ब्रेकआउट था, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 252 टू 60 रुपीज का एक टारगेट बन रहा था, जो ऑलमोस्ट वो टारगेट आ चुका है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए। जब तक स्टॉक नीचे के 1000 लेवल नहीं तोड़ेगा तब तक ये अपमूव कंटिन्यू रहेगा। ऊपर में जिस तरह से मोमेंटम इंडिकेटर ओवरबॉट जोन में है और जिस तरह से लेवल्स दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं 1100 से 1150 उसका सप्लाई जोन रहेगा, उसके आसपास एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो जिनके पास भी वो 1000 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करे और एज ऑफ नाउ 1100 1150 तक के टारगेट आ सकते हैं। ठीक है, 1100 और 1150 के टारगेट्स के लिए तैयार है उनो मिंडा। टेक्निकल सेटअप पे भी अच्छा लग रहा है और इस पे आप रखिए नज़र पर। आज एक फार्मा काउंटर, यहाँ पे थोड़ा प्रेशर ज़रूर दिख सकता है और मैं बात कर रही हूँ सन फार्मा की, क्योंकि इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी जो कि दादरा फैसिलिटी है उसको USFDA से वार्निंग लेटर मिला है। हालांकि अप्रैल में ही हमने देखा था कि इसको USFDA ने OAI स्टेटस दे दिया था और जिस तरीके की कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आई थी कि कितने कुछ चीज़ें जो है USFDA को पसंद नहीं आए, जिन पे आपत्तियां भी उन्होंने जारी की, उसके बाद जो है अटकलें यही लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि इंपॉर्टेंट फैसिलिटी वार्निंग लेटर का स्टेटस भी यहाँ पे मिल जाए, और वो हमने आज आते हुए देखा। पर जी हाँ, एक नेगेटिव खबर ज़रूर होती है, जितनी भी प्राइस्ड इन हो, एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भी जो है इस पे देख सकते हैं। और आयुष आपसे समझना चाहेंगे, देखिए कल भी 1% की गिरावट थी, आज और कितना प्रेशर में आ सकता है सन फार्मा, और इम्पोर्टेंट की सपोर्ट लेवल्स कौन से हैं यहाँ पे? सन फार्मा की बात करें तो इसमें काफी नेगेटिव फैक्टर्स दिख रहे हैं। एक है नेगेटिव एवरेज का क्रॉसओवर है और कल भी इसमें, जैसा आपने सही कहा, कि काफी अच्छी एक सेलिंग देखने मिली है। तो मुझे लगता है आज भी इसमें सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है बिकॉज ऑफ द पैटर्न्स, और एक न्यूज इम्पैक्ट के कारण डेफिनेटली इसमें इम्पैक्ट आएगा। तो जो फर्स्ट सपोर्ट जोन इसका बनते आ रहा है 1488 का है, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है, और अगर इनकेस वो ब्रेक हो जाता है तो हम इसमें 1450 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। ठीक है, सन फार्मा को लेकर ये व्यू। किरण जी, आप जरा बताइए, कल हमने देखा कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड वाले जो शेयर्स थे, HEG हो या फिर ग्रेफाइट इंडिया हो, वहां पर हमने अच्छी तेजी देखी है। 4 से 5% के आसपास की कल बढ़त पर दोनों के दोनों शेयर बंद हुए। क्या आपको लगता है कि ये जो मोमेंटम है ये जारी रहेगा? जिसके पास है वो होल्ड करके रखें इसको अभी? सो ओवरऑल अगर ग्रेफाइट HEG या तो केमिकल सेक्टर की मैं बात करूं तो वहां पे डेफिनेटली एक बुलिश ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। पर्टिकुलरली ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 570 580 का ही लेवल था जहां से ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक 700 तक गया, कहीं ना कहीं वहां से टिक नहीं पाया और वापिस अपने जो प्रीवियस ब्रेकआउट है उसके आसपास रीटेस्ट किया। उसके साथ साथ 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी रीटेस्ट किया है। एक क्लियर कट बुलिश डाइवर्जेंस हमें ग्रेफाइट के ऊपर देखने को मिल रहा है। ये ऑलरेडी हमने हमारे क्लाइंट्स और जो भी एसोसिएट है उनको 570 580 के आसपास सजेस्ट किया था। वहां से स्टॉक 590 600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म नजरिया अगर आप रखोगे तो वापस ये स्टॉक 700 तक जाने की पोटेंशियल रख रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस या कोई भी टिप आता है 570 तक तो उनको लॉन्ग कीजिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस जो रखना है वो 550 के नीचे का रखना है, और काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है, जैसे हमने बताया 700 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करें तो 570 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना चाहिए। ठीक है, गिरावट पर खरीदारी करनी चाहिए इन दोनों के दोनों शेयरों में, लेकिन क्या डिफेंस और रेलवे शेयर, क्या उनमें भी गिरावट खरीदारी का मौका दे रही है? मयूरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, कल हमने देखा कि प्रॉफिट टेकिंग का सत्र था, हालांकि जिस रफ्तार से ये चले हैं उतनी बड़ी मुनाफा वसूली इन स्टॉक्स में नहीं आ रही है। कल ज़रूर 4-5% तक आप देखिए HAL गिरा, लेकिन कमाल की रफ्तार से ये शेयर चले हैं और सरकार की तरफ से पुश भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया था डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर, वो उसने भी प्रोपेल किया इन शेयरों को। आपको क्या लगता है, मान लीजिए जो इस रैली को मिस कर चुके हैं और अपने पोर्टफोलियो में डिफेंस शेयर रखना चाहते हैं, क्या गिरावट का इस्तेमाल करें या फिर कुछ साइजेबल 15-20-25% नीचे आ जाए तो कंफर्ट बनेगा आपके हिसाब से?
तब तो डेफिनेट कंफर्ट बनेगा, बट प्रॉब्लम ये आते ही नहीं है 15-20%, क्योंकि जितनी गिरावट आती है क्विकली गेट बॉट इट टू। और यही तकलीफ है सारे डिफेंस और रेलवे काउंटर्स के साथ। एंड ऑब्वियसली सारे जो ट्रिगर पॉइंट्स आपने कहे हैं, आई थिंक दैट इज व्हाट द मार्केट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। ऑब्वियसली जो अनाउंसमेंट्स हुई है, जैसे एचएएल को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, जो चौथी तिमाही के नतीजे थे काफी शानदार थे एचएएल के। इनफैक्ट मोस्ट प्लेयर्स विद इन द डिफेंस स्पेस हैव एग्जीक्यूटेड वेल, और नंबर्स काफी शानदार रहे हैं। ऑर्डर विंस विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग, और इसका मुख्य कारण यही है कि जो डिफेंस बजट में जो डिफेंस का एलोकेशन होगा, ये काफी सब्सटेंशियल होने वाला है। और जो आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंस या डोमेस्टिक कंपनीज को जो ऑर्डर देने की मुहिम है, जो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की मुहिम है, आई थिंक दैट विल कीप देयर ऑर्डर बुक्स इन चेक, रेवेन्यू विजिबिलिटी इन चेक। अच्छा, जो ये मार्जिन्स के साथ ऑर्डर आ रहे हैं, ये भी ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज हो रही है मार्जिन्स की ऑर्डर टेंडरिंग एक्टिविटी में, और एग्जीक्यूट भी अच्छा कर रहे हैं। तो जो सारे ट्रिगर्स लगते हैं अर्निंग्स ग्रोथ को लेके, दे आर प्रोबेबली प्रेजेंट इन दीज काउंटर्स। बट दो चीजें जैसे हम मार्केट स्मिथ में देखते हैं, एक आई थिंक वैल्यूएशंस बहुत महंगे हो चुके हैं दिस जंक्चर, और दूसरा आई थिंक जो पिवट पॉइंट से हम देखते हैं ये स्टॉक्स को काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। कुछ स्टॉक्स विद इन द स्पेस आर ट्रेडिंग इवन इन लेट स्टेज बेसिस। तो जो ओनली रिस्क दैट दिस कैरीज एंड व्हिच आई हैव बीन सेइंग टाइम एंड अगेन, व्हिच दे हैव नॉट डन सो फार, अगर कोई क्वार्टर में या कोई तिमाही में एग्जीक्यूशन की वजह से नंबर्स मिस हुए, तो कहीं ना कहीं आई थिंक हेवी प्रॉफिट बुकिंग शायद काउंटर्स में आ सकती है। ये ऑब्वियसली चले बहुत है, डिक्लाइन आए तो आई थिंक दैट कैन बिकम गुड अपॉर्चुनिटीज। आएगी कि नहीं पता नहीं, बट जिनके पास है वो डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं मोमेंट। जी जी, ठीक है। डिफेंस स्टॉक्स पर ये व्यू आपके लिए, गिरावट आए तो निश्चित तौर पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी, लेकिन दिक्कत यही है, जैसे कि मयूरेश जी भी कह रहे हैं, कि वो गिरावट आती नहीं है जहां पर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़े कि हाँ अब ये ठीक है, हमारा कंफर्ट आ गया है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो और भी कई सारे बजिंग स्टॉक्स पर, ऐसे कई सारे ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स पर अपने एक्सपर्ट से व्यू लेंगे। आप फोन पे एंजॉय करें। गर्व से पेश करता है शेयर डॉट मार्केट। 30 जून तक डीमैट अकाउंट खोलें और 31 दिसंबर तक पाएं जीरो ब्रोकरेज, एफएनओ एंड इंट्राडे इक्विटी डिलीवरी वेल्थ बास्केट पर, और अकाउंट खोलने का जीरो फी। शेयर डॉट मार्केट डाउनलोड करें और निवेश शुरू करें। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब कुछ मिनट ही रह गए हैं मार्केट के प्री ओपन सेशन की शुरुआत होने में। लेकिन मयूरेश जी, आपसे एक ग्रुप पर राय लेंगे, गोदरेज ग्रुप। कैसी लग रही है आपको गोदरेज ग्रुप से जुड़ी कंपनियां, क्योंकि अब जो रिस्ट्रक्चरिंग, इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, सीसीआई की मंजूरी मिल चुकी है। रिस्ट्रक्चरिंग की खबरें तो वैसे काफ़ी समय से आ रही है, लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि जब हम इस तरीके की रिस्ट्रक्चरिंग देखते हैं, अक्सर परिवार में कुछ समस्या होती है, लेकिन काफ़ी स्मूथली ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो रही है, जिसे कि स्ट्रीट और इन्वेस्टर्स पसंद भी कर रहे हैं। आपका क्या नज़रिया बन रहा है, और ये इस प्रोसेस के बाद जब ये धीरे धीरे पूरा होगा, किन किन कंपनियों पर आपका फोकस रहेगा, क्या करना चाहिए गोदरेज ग्रुप की कंपनियों में इस रिस्ट्रक्चरिंग के चलते? So one of the most reputed business groups and very ethical और corporate governance का कोई issues नहीं है, अभी तक तो सामने नहीं आया। That is what the street probably believes in. जहाँ तक I think entities का सवाल रहा है, obviously I think Godrej Consumer और Godrej Properties, ये दोनों stocks जो है, they are been at the forefront of the Godrej Group. Godrej Consumer obviously I think जो product mix इनकी है, जो geographical reach है, और जो हम उम्मीद लगाए बैठ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द न्यू मैनेजमेंट एक्चुअली स्टार्टिंग टू डिलीवर इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक इनसाइट, और जो उनके व्यूज लेके चले थे ये 1-1.5 साल पहले, आई थिंक दे आर वेरी मच ऑन ट्रैक। ऑब्वियसली आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स में अटकलें रहती हैं, अफ्रीकन मार्केट हो, साउथ ईस्ट एशियन मार्केट हो, उनका यूके का मार्केट हो, जहाँ पे डिमांड सप्लाई डायनामिक्स कैन चेंज बेस्ड ऑन how the economy is probably performing, but that probably gets offset by other regions as well. एक डिवर्सिफिकेशन टूल भी मिलता है, और इनकी जो प्रोडक्ट मिक्स है, हाउसहोल्ड जो हम मॉस्किटो कॉइल्स कहते हैं इन साउथ ईस्ट एशिया से लेके हेयर कलर से लेके सो ऑन सो फोर्थ, दैट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू डूइंग वेल। अगेन रूरल रिकवरी के साथ दैट शुड आल्सो प्रोवाइड इम्पेटस फॉर द स्टॉक, so definitely ये radar पे रहेगा। Godrej Properties obviously a lot has been spoken about the real estate cycle, but the biggest takeaway for Godrej Properties is going to be the land bank that they are sitting on, और ये एक optionality trigger बन जाएगा stock के लिए, because nothing has been done so far. We have always heard
जो बम्बई में रहते हैं, इनकी विक्रोली की लैंड, इफ यू पास थ्रू दैट एंटायर एरिया, इट्स अ ह्यूज लैंड बैंक दैट दे आर प्रोबेबली सिटिंग ऑन एट दिस जंक्चर। ये किस हिसाब से ये मोनेटाइज कर सकते हैं, कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा ऑप्शनैलिटी ट्रिगर बन जाएगा फॉर गोदरेज प्रॉपर्टीज गोइंग फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ शेयर होल्डर्स। पर दूसरा जो ये एसेट लाइट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, नए शहरों में, रीजन्स में जो फोरे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डेट एक्यूमुलेट नहीं होगी बुक पे, एट द सेम टाइम they can probably have a better say in terms of overall volumes and ride this cycle। Obviously यही दो स्टॉक्स हैं जो फोरफ्रंट पे रहेंगे। मुझे लगता है आई थिंक जिनके भी स्टॉक पोर्टफोलियो में बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर डिक्लाइंस आते हैं तो ये दोनों स्टॉक्स पे नजर रहनी चाहिए। तो दोनों स्टॉक्स पर नज़र रखिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ बड़ा लैंड बैंक है ग्रुप के पास, और आगे कैसे इसको मोनेटाइज करते हैं ये इन्वेस्टर की भी इस चीज़ पर नज़र है। तो गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इन दो स्टॉक्स पर आप नज़र रखिए। पीआई इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर भी रिपोर्ट आई है, जेफरीज की खरीदारी की राय है, लक्ष्य भी बढ़ा दिया है। आयुष जी, कैसी शुरुआत देख रहे हैं आप आज पीआई इंडस्ट्रीज की? टारगेट्स ब्रोकरेज हाउस की तरफ से तो बढ़ाए, कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं, थोड़ा डिप दिखाई दे रहा है इस वक्त प्री ओपन सेशन में, एंट्री लेके चलें स्टॉक में? पीआई इंडस्ट्रीज की बात करें तो काफी टाइम से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, तो मुझे लगता है इसमें कंडीशनल बाय कॉल के साथ हमें जाना चाहिए। इसका जो प्रीवियस स्विंग रेजिस्टेंस है 3720 का, जैसे स्टॉक 3720 के ऊपर निकल के ट्रेड करता है तभी इसमें हम बाइंग की रणनीति रखेंगे। और इसमें जो फर्स्ट टारगेट हम देखते हैं 3720 के ऊपर है, वो है 3840 का। ठीक है, 3840 ये लेवल्स अगले दिखाई दे रहे हैं पीआई इंडस्ट्रीज पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस वक्त 9 बड़ी खबरें आपके सामने की करके रखेंगे और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का 9 के नवरत्न शेयर्स। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है मास फाइनेंशियल सर्विसेज फोकस में रहेगा। उनके 500 करोड़ का QIP इशू खुल चुका है और जो इंडिकेटिव ऑफर प्राइस है करंट मार्केट प्राइस से लगभग 8% डिस्काउंट पे है। दूसरा स्टॉक रहने वाला है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस, हाल ही में लिस्टेड कंपनी है और चौथे तिमाही के नतीजे में जो है अच्छे नतीजे देखने मिले हैं। आप कह सकते हैं रेवेन्यू 45% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी पहली बार प्रॉफिटेबल हुई है क्वार्टरली बेसिस पे, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आया है। वही सफायर फूड्स के बारे में मैं बात करूँगा तो कंपनी ने शेयर स्प्लिट अनाउंस कर दी है। अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं तो आपको 5 शेयर्स मिलेंगे आपके शेयर स्प्लिट के जरिए। जो फेस वैल्यू है वो घट गया है, 10 रुपये से घट के 2 रुपये प्रति शेयर हो गया है। अब बात करते हैं साउथ के जो रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं, स्पेशली शोभा, ब्रिगेड, प्रेस्टीज एस्टेट, जो कि बैंगलोर मार्केट में ज़्यादा प्रेवलेंट है। यहाँ पे कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो है ऑथराइज़ किया है कि वो मोनेटाइज कर सकते हैं बहुत सारे लैंड होल्डिंग्स, ताकि वो रिसोर्सेज बढ़ा पाए और अपनी ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर्स है उसको वो कर्टेल कर पाए और ओवरऑल रेवेन्यू बढ़े। तो इसके कारण ये इम्पैक्ट होगा कि जो प्लेयर्स हैं, रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं, उनको और ज़्यादा लैंड होल्डिंग्स मिल सकता है बिड करने के लिए और ज़्यादा वो प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। तो एक टाइप से सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। सोम डिस्टिलरीज में भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो की डेवलपमेंट आ रही है। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है उनके जो आम है जहाँ पे जो है चाइल्ड लेबर इश्यूज हुई थी उनकी लाइसेंस सस्पेंड कर दी है, लेकिन कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया उसके बाद और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई एक्शन कहीं भी डिपार्टमेंट से कंपनी के ऊपर नहीं लिया गया है। और इंटरेस्टिंगली 18 तारीख को प्रमोटर्स ने भी लगभग 35,000 शेयर्स की एक्विजिशन की है ओपन मार्केट में। आइनॉक्स विंड, सुजलॉन एनर्जी जैसे स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। गवर्नमेंट ने एक बड़ी फंडिंग स्कीम को अप्रूव कर दिया गया है 1 गीगावाट ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स को लेके, जो कि तमिलनाडु और गुजरात में लोकेटेड रहेंगे। तो इन स्टॉक्स में भी आज तेज़ी देखने मिल सकती है। सन फार्मा में थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रही है। उनकी जो दादरा फैसिलिटी है वहाँ पे वार्निंग लेटर्स आ गया है US FDA द्वारा, और याद रखिए अप्रैल 11 तारीख को जो था कंपनी को ऑफिशियल एक्शन इनिशिएटेड भी स्टेटस US FDA से मिल गया था। हमारा 8वां स्टॉक वो होता है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। फोकस में रहेगा टाटा टेक। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, इनिशिएट किया है पर सेल रेटिंग के साथ किया है। टारगेट प्राइस रखा है 900 रुपीज़ पर शेयर का। कुछ कॉशन वर्डिंग्स आ रहे हैं ब्रोकिंग हाउस से, मैं बता देता हूँ। वो कह रहे हैं कि जो बेस रेवेन्यू उनके जो बड़े की कस्टमर वैनफिस्ट वो थोड़ी सी घट सकती है नियर टर्म में, और एंकर कस्टमर्स की डिपेंडेंस के कारण भी थोड़ी सी जो है चिंता ज़रूर उन्होंने जताया है। अब जो बात करूँगा वो करूँगा हमारा आखिरी स्टॉक, हमारा स्पेशल सेगमेंट खबर सेगमेंट पे। आज जो है खबर में रहने वाला है फोकस वो है गुफिक बायोसाइंस। एक टाइप से मिड कैप फार्मा कंपनी है और देखा जाए तो बाज़ार को एक्सपेक्टेशंस है कि जो इंदौर प्लांट की कमिश्निंग है वो जल्द हो जाए, और ख़बर यही है कि जो कमिश्निंग है वो अगले महीने देखने मिल सकती है।
अब लगभग 300 करोड़ रुपए जो है कैपेक्स का निवेश अमाउंट है। लेकिन ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो लास्ट कैपेसिटी जो है उनके जो दूसरी प्लांट है गुजरात में उससे 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा है कैपेसिटी वाइज। और इम्पोर्टेंटली जो नीश प्रोडक्ट्स होते हैं हाई मार्जिन वाले उस पे जो है फोकस रहेगा। तो ऑफकोर्स गुफिक बायोसाइंस को भी आप ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। ठीक है, तो क्यूफिक बायोसाइंस ये फोकस में रह सकता है और बाकी जो एक्शन वाले स्टॉक्स हैं वो भी अभी शरद हाईलाइट कर रहे थे, इन पर आप नज़र रखिए। प्री ओपन सेशन में फिलहाल अभी मार्केट सेटल होगा, लेकिन फिलहाल पॉजिटिव ओपनिंग यहाँ पर 70 अंक ऊपर निफ्टी दिखाई दे रहा है। चलिए लेवल्स को थोड़ा सेटल हो जाने देते हैं। लेकिन हमारे साथ अब पैनल पर कुछ बोरा जी भी जुड़ चुके हैं। कुछ थैंक यू सो मच इटीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। आपसे ट्रेडिंग आइडियाज़ लेंगे, लेकिन क्विकली एक स्टॉक पर पहले व्यू दीजिए। सफायर फूड्स अब 3% अपटिक दिखा रहा है प्री ओपन में ही, और खबर आई है कि कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की घोषणा कर दी है। हालांकि अभी रिकॉर्ड डेट्स आना बाकी हैं, लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद तेजी नजर आ रही है। आज क्या करें ट्रेडर्स सफायर फूड्स में? तो देखिए हमें लग रहा है कि ये जो मूव है इस स्टॉक का ऑल्दो अगर ओवरऑल सेटअप देखें तो काफी इंकरेजिंग है, लेकिन एक रेजिस्टेंस के पास लाके इसको खड़ा कर देगा जहां पे 620 से लेके 640 का एक जोन है जो पिछले वीक भी क्रॉस करने में थोड़ी मशक्कत लगी थी और होल्ड नहीं कर पाया था। रादर फ्यू वीक्स अगो इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया था। तो मेरी सलाह रहेगी कि किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए अपॉर्चुनिटी जो है यूज कर सकते हैं, पार्टली इफ नॉट फुल्ली। तो 1620 1640 का एक रेजिस्टेंस जोन है जिसके करीब इसकी ओपनिंग हो रही है। तो थोड़ी क्वांटिटी आप जो है पार्शियली ओपनिंग पे निकाल दें, बाकी क्वांटिटी जो है आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, सफायर फूड को लेकर ये व्यू। अगर हम बाजार में प्री ओपन के लेवल्स की बात करें तो जो सेटल हुए हमने देखा था कि गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव संकेत थे और निफ्टी उसको फॉलो कर रहा है। 69-70 अंक ऊपर आज जाकर सेटल हुआ है। कल हालांकि कल हम देख रहे थे कि 23,600 के ऊपर भी बाजार गया था। सेंसेक्स 200 अंक ऊपर आपको दिखेगा। और निफ्टी बैंक की बात करें तो आज भी तेजी बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है। कल जो ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा जो इरोजन हुआ, आज उसकी फिर से भरपाई होगी। 51,700 के ऊपर के लेवल्स पर जाकर निफ्टी बैंक सेटल हुआ है। और आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आपको ठीक दिखेगा। कल हमने देखा था कि मिड कैप का और स्मॉल कैप का कल तेजी में पार्टिसिपेशन था नहीं। एक बार इस पर व्यू भी लेंगे, लेकिन पहले कुछ ये बताइए कि आज आपके स्टॉक्स कौन से हैं, क्या खरीदने की सलाह देंगे आप? तो अभिषेक देखिए ओपनिंग पॉजिटिव हो रही है, बट हमें लग रहा है कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी शायद थोड़ी सी कंसोलिडेशन मोड में जा सकते हैं। बाय द डिप कहना इजी है, बट ये मार्केट ऐसा है जो डिप दे भी नहीं रहा, और अगर डिप आता भी है तो इतना स्विफ्ट और शैलो होता है कि शायद बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। बट नॉनदलेस इन हायर लेवल्स पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये हमें बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं लग रहा है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी। तो जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो वो मेंटेन करें, बट जो नए एंट्री चाहते हो इट विल बी बेस्ट कि आप थोड़ा सा वेट करें बिफोर एंटरिंग द इंडस्ट्रीज। अब जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, हमें लग रहा है कि यहाँ पे कुछ स्टॉक्स जो हैं जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सिस बैंक इज वन ऑफ देम, डेफिनेटली फाइनेंशियल बैंकिंग स्टॉक से एक नाम होना ही था, कंसीडरिंग द काइंड ऑफ मूव दैट वी सॉ यस्टरडे। तो एक्सिस बैंक में जो पिछले हाईस थे वो रीटेस्ट हुए हैं, मोमेंटम इंडिकेटर्स पे एक अपटिक है। तो हमें लग रहा है यहाँ पे जो पिछला हाई था वो टेकआउट हो जाएगा। 1245 1270 के टारगेट से यहाँ पे 1200 के करीब स्टॉप लॉस लेके चले। दूसरा स्टॉक है त्रिवेणी टर्बाइन। इस स्टॉक में हमने एक बड़ा डिप आते हुए देखा था करीब 2 हफ्ते पहले, कंसोलिडेट कर रहा है विद पॉजिटिव बायस। वॉल्यूम में एक बहुत ही शार्प अपटिक कल देखने मिला है। 615 635 के 2 टारगेट्स और 575 ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, एक्सिस बैंक है पहला शेयर। इसमें आपको 1270 के टारगेट के लिए कुछ खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। और जो दूसरा शेयर है वो है त्रिवेणी टर्बाइन का। इसमें भी आपके लिए बाइंग की सलाह है। ये 2 शेयर हैं कुश की तरफ से। प्रशांत सावंत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग। बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं, क्या खरीदने की आप सलाह दे रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। सो 2 स्टॉक्स जो मेरे रडार पे है वो होंगे, सबसे पहला एसबीआई। यहाँ मुझे लग रहा है एक अच्छी रैली आ सकती है। सो 840 स्पॉट क्लोजिंग 840, करीबन 10-12 पॉइंट की रिस्क लेके हम ये ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट 1 होगा 875, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है पोजिशनली ये 890-900 के जोन दिखा सकता है। और नेक्स्ट पिक होगा मेटल सेक्टर से, वो होगा जिंदल स्टील। यहाँ पे 1028 स्पॉट ये अपना स्टॉप लॉस रख के
आप 1100 के टारगेट के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। तो बैंकिंग वाले स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि आज सभी के लिस्ट में हैं। अभी एक्सिस बैंक सुझाया कुश ने, आयुष के रडार पर इंडसइंड बैंक है, एसबीआई को प्रशांत जी ने सुझा दिया है 875, 890, 900 तक के टारगेट के लिए। और दूसरा जो शेयर है इनकी तरफ से वो है जेएसपीएल का 1100 रुपए के टारगेट के लिए। ठीक है, बढ़िया है। एक व्यू जरा आप किरण जी दीजिए। देखिए, गैप अप ओपनिंग थोड़ी सी हो रही है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी 70 अंक ऊपर निफ्टी खुल रहा है। 23,585 ये लेवल है निफ्टी का। निफ्टी बैंक की बात करें तो 51,700। हालांकि कल का जो लेवल था हमने देखा था कि 51,950 के ऊपर के भी हमने लेवल देखे, वहां से अभी भी नीचे है। शुरुआत पर इंडेक्स में क्या रणनीति अपना के चलनी चाहिए, क्या करें? ओवरऑल जैसे हमने ओपनिंग कमेंट्री में बताया था कि निफ्टी के अंदर 23,500 के कॉल और पुट, इन दोनों के ऊपर आप देखोगे तो एक टग ऑफ वॉर है। कहीं ना कहीं एज ऑफ नाउ पुट राइटर्स जो है वो काफी अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट होल्ड कर रहे हैं। तो जब तक 23,500 होल्ड है, डेफिनेटली जो बुलिश बैट है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ऊपर में नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है वो 23,700 का है। अब आज अगर आप देखोगे तो वीकली एक्सपायरी है, उसके हिसाब से 23,500 23,700 ये एक रेंज रहेगी। अगर कोई भी डिप 23,500 550 के बीच में मिलता है तो वहां पे हम लॉन्ग करेंगे, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 23,500 का रहेगा, क्योंकि जैसे ही ये लेवल ब्रेक करेगा तो इंट्राडे में देयर आर वेरी गुड चांसेस कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हम देखने को मिले, जहां पे नीचे में 23,300 400 तक के लेवल आ सकते हैं। सो एक साइडवेज या तो कंसोलिडेशन डे ही रहेगा आज, जिसमें रेंज हमारी 23,500 से 700 के बीच में रहेगी। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकती है, लाइक यस्टरडे ऑल्सो। सुबह भी हमने डिस्कस किया था कि प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक का आप रेशियो चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं लोअर एंड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हाई बीटा जो प्राइवेट बैंक है, जैसे कल एचडीएफसी बैंक था, आप कोटक बैंक देख सकते हो, वहां पे एक अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी कंटिन्यू आउट परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि 51,500 एक क्लस्टर सपोर्ट रहेगा इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो 52,000 तक की रैली बैंक निफ्टी में भी हम देख सकते हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आज नज़र रखनी है निफ्टी बैंक पे। यहाँ पे कुछ प्राइवेट बैंक्स के चलते जो है अच्छा जोश देखने को मिल सकता है, पर मार्केट को प्री ओपन में अगर हम देखें तो हल्की बढ़त के साथ ही हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पर फाइनेंशियल स्पेस में एक बार कुछ आपसे क्विकली बजाज फाइनेंस पे टेक लेना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी आज डाउनग्रेड आया है ब्रोकरेजेस का, और साथ ही 6600 के टारगेट्स दे रहे हैं मैक्वेरी। कोटक में बजाज फाइनेंस हमेशा 7400 से एक बार रिजेक्ट हुआ है, क्या लेवल्स यहाँ पे ध्यान में रखें? तो सृष्टि देखिए, काफी समय से हमारा व्यू बजाज फाइनेंस पे थोड़ा सा बेरिश ही रहा है, एंड सो फार इट्स टर्न्ड आउट टू बी दैट वे। आप सही कह रहे हैं, 7350 7400 के जोन पे प्रेशर है। बिल्कुल इसको आप ऑन द सेल साइड एज अ हेज इन योर पोर्टफोलियो रख सकते हैं, फ्रेश पोजीशंस ना इनिशिएट करें। ठीक है, फ्रेश पोजीशन इनिशिएट नहीं करनी है। बाजार खुलने में 25-30 सेकंड के आसपास का समय रह गया है, और आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग में आज भी मूड ठीक ठाक रहेगा। जो दो दिग्गज बैंक हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, वहाँ पर हो सकता है कि शुरुआत हो करीब 0.25% ऊपर। मेटल्स की बात करें तो टाटा स्टील में थोड़ी अच्छी शुरुआत की उम्मीद है। जेएसडब्ल्यू स्टील तो जीएसपीएल आपको सुझाया ही है हमारे एक्सपर्ट्स ने। इंडसइंड बैंक में भी मजबूती पर शुरुआत होगी, और फार्मा स्टॉक्स का थोड़ा सा मूड हल्का सा खराब है। चलिए, ओपनिंग के टिक्स आ गए हैं, और जहां पर उम्मीद थी वहां पर नहीं खुला बाजार, नीचे आ गया है तुरंत खुलने के साथ ही। 23,526 के आसपास सपाट ट्रेड हो रहा है। निफ्टी बैंक प्री ओपन में 300 अंक ऊपर दिख रहा था, लेकिन शुरुआत हुई है करीब 150-60 अंक, थोड़ा सा मोमेंटम गेन करता हुआ इस वक्त दिख रहा है निफ्टी बैंक। 51,600 के आसपास करीब 200 अंकों के आसपास की तेजी है। निफ्टी अगर हम मिड कैप की बात करें तो हल्की सी तेजी वहां पर है। कल हमने देखा था कि मिड कैप का स्मॉल कैप का मूड थोड़ा सा खराब था, लेकिन आज वो भी संभलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि गेंस नहीं है, सपाट शुरुआती बाजार में होती हुई दिख रही है। तो जिस तरह के हम संकेत देख रहे थे गिफ्ट निफ्टी से, उसी की तर्ज पर हल्की सी तेजी पर शुरुआत हुई है। निफ्टी है 23,539 के आसपास। इंडिया विक्स की बात करें, कल हमने देखा था कि 5-5.5% के आसपास की मजबूती थी इंडिया विक्स में। आज वहां पर कमजोरी है, करीब 14.25 के आसपास का स्तर है इंडिया विक्स में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जरूर आज काफी सुधरा हुआ आपको दिखेगा शुरुआती सत्र में, क्योंकि 525 शेयर है एनएसई पर हरे निशान वाले, और उसके मुकाबले 1410 शेयर
525 शेयर लाल निशान वाले हैं और 1410 शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 3 बढ़ने वाले शेयर हैं और उसकी वजह यह है कि मिड कैप स्मॉल कैप में आज थोड़ी सी बाइंग आ रही होगी। स्टॉक्स की बात करें, कोटक बैंक है टॉप गेनर, 0.2% के आसपास की तेजी है। SBI लाइफ है 1.25% ऊपर, भारतीय एयरटेल में करीब हम 1% के आसपास की तेजी देख रहे हैं। हिंडाल्को में तेजी है आधे % की। HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक ये आधे % के आसपास की मजबूती पर कारोबार कर रहे हैं। टाटा मोटर्स को लेकर CLSA की आउट परफॉर्म की रेटिंग आई है, 1100 रुपए के ऊपर के टारगेट्स हैं। टाटा मोटर्स में हम थोड़ी सी तेजी देख रहे हैं और इसके अलावा JSW स्टील, अडानी पोर्ट जैसे कुछ शेयर हैं जहां पर आज हम बाइंग देख रहे हैं। अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला ये शेयर कमजोर हैं और अगर कंजम्पशन वाले अगर आप दूसरे शेयरों की बात करें तो नेस्ले में आपको कमजोरी दिखेगी। कंज्यूमर फाइनेंस का दिग्गज बजाज फाइनेंस कमजोर है। पावर ग्रिड में कल हमने देखी थी तेजी 3% के आसपास की, पावर ग्रिड में आज थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है। करीब 1% नीचे पावर ग्रिड का शेयर कारोबार करता हुआ इस वक्त दिख रहा है। लेकिन अगर आप वायदा के शेयरों की बात करें, L&T फाइनेंस में करीब 2.5% के आसपास की तेजी है। शुगर स्टॉक्स में कल अच्छी बाइंग थी, आज भी हम देख रहे हैं कि शुगर स्टॉक्स में ठीक ठाक बाइंग हो रही है। लेकिन इंश्योरेंस स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स ये बाजार को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। निफ्टी बैंक देखिए एक झटका शुरुआती लगा, जरूर नीचे आया था लेकिन फिर से संभलने की कोशिश करते हुए अब 450 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक, 51,800 के आसपास पहुंच गया। कल हमने 51,950 के ऊपर के स्तर देखे, 52,000 का वेट हो रहा था, उस दिशा में बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच PNB हाउसिंग को लेकर जिस ब्लॉक डील की हम चर्चा कर रहे थे वो ब्लॉक डील हुई है। 8% के डिस्काउंट पर होने की उम्मीद थी। 1.36 करोड़ शेयरों के कई सौदे ब्लॉक लगे हैं। 5.25% इक्विटी का बड़ा सौदा हुआ है और शेयर इस वक्त 4-4.5% नीचे कारोबार कर रहा है 804 रुपए के स्तर के आसपास। लेकिन निफ्टी में जद्दोजहद है 23,500 के लेवल को होल्ड करने की। और कल जिस तरह का हमने डाइवर्जेंस देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, आज भी वो साफ विजिबल है। निफ्टी बैंक 0.25% ऊपर है, निफ्टी सपाट है, लाल निशान में फिसलने की अब तैयारी भी हो रही है। 23,515 के आसपास है निफ्टी, तो ये साफ दिख रहा है। अब तो लाल निशान में फिसल भी गया है, तो देखना होगा कि आगे चाल किस तरह की होती है। लेकिन निश्चित तौर पर निफ्टी बैंक की आउट परफॉर्मेंस जारी है। आज लीडर थोड़े से अलग निकल के आ रहे हैं। कोटक बैंक से अच्छा सपोर्ट है, लेकिन HDFC बैंक कल की बड़ी तेजी के बाद, कल की 3% के आसपास की तेजी के बाद, कल की निफ्टी बैंक की तेजी में अकेले करीब 500-700 अंकों का जो उछाल था HDFC बैंक के दम पर था। और आज भी हम देख रहे हैं कि 1.25% ऊपर निफ्टी बैंक की शुरुआत हुई है। तो एक बेहतरीन सत्र फिर से हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक के लिए और उसके साथ साथ HDFC बैंक के लिए हो रहा है। मिड कैप का मूड क्या है, सृष्टि आप बताइए। ठीक है, तो अगर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे भी एक्शन हम कई सारे स्टॉक्स में देख रहे हैं। हालांकि इंडेक्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है, देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि लगभग सपाट ही है। पर इस बीच PNB हाउसिंग यहाँ पे जो है 4% की कमज़ोरी है, क्योंकि आप बता भी रहे थे और स्क्रीन पे भी चल रहा है 5.5% से ज़्यादा के इक्विटी के यहाँ पे सौदे हुए हैं। HAL में आज कमज़ोरी है, यहाँ पे 2.5% तक की गिरावट है। हम कल भी आपके लिए HAL हाईलाइट कर रहे थे और उसके बाद यहाँ से काफ़ी गिरावट देखने को मिली। आज PFC RAC ये दो काउंटर्स पे भी आप ध्यान रखिए, यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए या फिर थोड़ी सी रिजेक्शन ऊपरी स्तरों से ये 2% से ज़्यादा कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं और खुलने के साथ ही इनमें थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो कि कमज़ोर हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जितने भी डिफेंस और रेलवे काउंटर्स हैं वहाँ पे जो है आज गिरावट हमें देखने को मिल रही है। कॉनकॉर, BHEL, कोचीन शिपयार्ड, रेल विकास निगम, ये सभी काउंटर्स में आज बिकवाली है और ऑयल इंडिया जैसे काउंटर्स में भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर है। कुछ बढ़ने वाले शेयर्स की बात करें तो ऊनो मिंडा, जैसे कि हमने अपने एक्सपर्ट से भी राय ली थी, किरण का मानना था कि 1100 और 1150 तक के टारगेट्स यहाँ पे आ सकते हैं। 1100 के ऊपर ही खुला है ये काउंटर और उसके बाद अब देखिए 1150 की तैयारी शायद करता हुआ, क्योंकि यहाँ पे 6% की तेजी है। एडवांस एंजाइम एक और काउंटर है जहाँ पे 5% का उछाल है। साथ ही कुछ केमिकल काउंटर्स जहाँ पे लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, तो हिमाद्री स्पेशलिटी और सुदर्शन केमिकल्स पे भी ध्यान रखिए, यहाँ पे भी अच्छी तेजी है। मास फाइनेंशियल्स भी आज खबरों के दम पे एक्शन में था, यहाँ पे 3% से ज्यादा की तेजी है। और DCB बैंक, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का जो अपग्रेड आया है उसके
जिसके चलते 3% की यहाँ पे उछाल है और सिटी यूनियन बैंक भी 3.5% ऊपर है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जी हाँ, ऊपरी स्तरों से जो है इंडेक्स करेक्ट ज़रूर हुए हैं, पर साथ ही साथ कुछ छोटे मझोले बैंकिंग काउंटर्स में काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है और स्पेशलिटी केमिकल्स और केमिकल्स की जो पूरी थीम है वो अभी भी काफ़ी अच्छी तरीके से होल्ड ऑन कर रही है। बाजार में ऊपरी स्तरों से थोड़ा करेक्शन, निफ्टी आ चुका है लाल निशान में, सेंसेक्स भी लाल निशान में फिसल चुका है, बैंक निफ्टी अभी भी हरे निशान में, लेकिन ऊपरी स्तरों से यहाँ पे भी थोड़ा करेक्शन आया है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की बात करें तो काफ़ी सपाट शुरुआत यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। खबरों के चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स में इस वक्त हम एक्शन देख रहे हैं। लेकिन चलिए अब वक्त है ओपनिंग ट्रेड्स जानने का। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। किरण जी, पहले आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए अभी के आपके ओपनिंग ट्रेड्स। ट्रेड की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जैसे हमने स्टार्टिंग में भी कहा था कि जो आईटी सेक्टर है वहां पे हमें काफी अच्छी एक तेजी देखने को मिल रही है। कोफोर्ज हमने सजेस्ट किया था, वो एक गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ है और कंटिन्यू कर रहा है। सो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि मिड कैप आईटी के अंदर हम ध्यान देंगे तो वहां पे अच्छे खासे ट्रेड्स हमें मिल सकते हैं। सो दूसरा एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर है एम्फोसिस के ऊपर हमारा ध्यान है। रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो 100 डेज का मूविंग एवरेज है कहीं ना कहीं, लेकिन जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, लग रहा है कि करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जा सकते हैं एम्फोसिस। जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो कहीं ना कहीं 2400 या तो 2400 के नीचे 2390 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू हमें लग रहा है कि ऊपर में 2450 2460 आ सकता है, और जैसे ही 2450 का लेवल अगर क्रॉस होगा एम्फोसिस के अंदर तो एक अच्छी खासी तेजी 2400 तक के लेवल भी आ सकती है। तो एम्फोसिस डेफिनेटली हमारे रडार पे है। ठीक है, तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स पर नजर रखिए। एम्फोसिस 2450 के ऊपर अगर निकला तो 2600 के लेवल्स आ सकते हैं, तो इस पर आप नजर रखिए। ये है सलाह किरण जी की तरफ से। कुछ आपकी क्या राय होगी? तो हमें यहाँ पे JSW एनर्जी काफी पसंद आ रहा है। इस स्टॉक में एक अच्छा रनअप था। कल थोड़ा सा कंसोलिडेशन था ब्रॉडर मार्केट में, उसके चलते थोड़ी सी नरमी देखी गई, बट आप देखेंगे कि ऐसे टाइम पे स्टॉक का जो वॉल्यूम था ये डिक्लाइन हुआ था। तो यहाँ पे जब स्टॉक ऊपर चल रहा है तब आप देख रहे हैं वॉल्यूम अच्छा खासा है। जब स्टॉक डिक्लाइन हो रहा है तो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन है नहीं, विच मींस इंटरेस्ट इसमें काफी बना हुआ है। हमारे हिसाब से यहाँ पे अगर कोई लॉन्ग पोजीशन चाहे तो 690 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ऑन दी अपसाइड मुझे लग रहा है यहाँ पे 725 और 740 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो JSW एनर्जी हमें लग रहा है यहाँ से काफी काफी वेल प्लेस्ड है। ठीक है, तो JSW एनर्जी में आप ट्रेड ले सकते हैं। रत्नेश जी, आपके ओपनिंग ट्रेड्स बताइए। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि भारत फोर्ज में काफी अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है। यहाँ पे वापस से इसमें कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हमको देखने को मिलेगा। तो भारत फोर्ज में यहाँ पे 1680 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मुझे ऐसा लगता है जो टारगेट बन सकते हैं वो 1760 और 1800, ये दो टारगेट बन सकते हैं। तो इसमें एक अच्छी तेजी बन सकती है। ठीक है, भारत फोर्ज पर आप नजर रख सकते हैं। और आखिर में प्रशांत जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप अभी ट्रेड के मौके कहाँ पर देख रहे हैं? तो यहाँ पे मुझे इंडियन होटल्स काफी अच्छा लग रहा है। जिस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था वहीं पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो रिस्क काफी छोटी है। मुझे लग रहा है करीबन हम 620 पे ट्रेड कर रहे हैं। 610 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग जा सकते हो। मुझे लग रहा है आपको यहाँ पे 635 से लेके 640 ये लेवल्स दिख सकते हैं। इंडियन होटल्स, ठीक है। तो सभी एक्सपर्ट की तरफ से एक कॉल्स आपको दे दी गई हैं। एम्फोसिस, JSW एनर्जी कुछ की सलाह है, रत्नेश जी की सलाह है भारत फोर्ज, और प्रशांत जी की तरफ से इंडियन होटल्स। यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। शुरुआती ट्रेड के मौके इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। एक खबर आपके स्क्रीन पर चल रही थी, रेलिगेयर एंटरप्राइजेस से जुड़ी। सेबी ने 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेज दिया है। इस खबर की थोड़ी और डिटेल्स हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन मयूरी जी, रेलिगेयर एंटरप्राइजेस में तो एक चीज़ें धीरे धीरे सुधरने लग गई थी, काफ़ी दिक्कतें थी, लेकिन जब नया मैनेजमेंट आया उसके बाद काफ़ी सारे सुधार की बात होने लगी। ओपन ऑफर और कुछ बड़े इन्वेस्टर्स की भी एंट्री होने की बात हो रही थी। लेकिन अभी जो खबर आई है, हालांकि स्टॉक पे उसका रिएक्शन नहीं दिख रहा है, स्टॉक तो ऊपर ही आ चुका है 1%। लेकिन क्या व्यू बन रहा है आपका रेलिगेयर एंटरप्राइजेस पर? मुझे अनफॉर्चुनेटली कवरेज भी नहीं है, बट यू हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दिस न्यूज़, सो नथिंग मोर टू बी सेड अबाउट इट। बिल्कुल ठीक है, एक बार टेक्निकल चेक ले लेते हैं। रत्नेश जी, क्या सलाह होगी आपकी? रेलिगेयर एंटरप्राइजेस में खबर थोड़ी नेगेटिव है और इसकी डिटेल्स हम जानने की कोशिश करेंगे इंटरनल्स, लेकिन स्टॉक में तेजी आ गई, 1% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। चार्ट्स में कैसा लग रहा है आपको?
रैली के देखें तो काफी लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है अभी 200 मूविंग एवरेज के आसपास के सपोर्ट के आसपास में। तो अभी बहुत बड़ी तेजी की तो मुझे उम्मीद नहीं है, पर ये 220 रुपए का एक सपोर्ट बन रहा है, तो वो एक स्टॉप लॉस लगा के किसी को होल्ड करना है तो कर सकते हैं। बट अभी लंबी तेजी जो आएगी 235 रुपए के ऊपर ही आनी चाहिए मेरे हिसाब से। जब तक तो इसमें फिर कंसोलिडेशन ही लगेगा, तो इसके पास में 220 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के अभी बने रहे। ठीक है, 220 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह है। आज आप देखिए जो खबरों वाले जो शेयर थे, यूनो मिंडा को लेकर तो रिपोर्ट भी थी, 5% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। सफायर फूड में शेयर विभाजन की खबर है, एक शेयर को 5 शेयर में बांटा जा रहा है, स्टॉक स्प्लिट हो रहा है। 5.5% ऊपर ये शेयर आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। सी इन्फो सिस्टम करीब 10% ऊपर है। इसके अलावा कुछ कुछ छोटे जो बैंक्स हैं, सिटी यूनियन बैंक, वहाँ पर भी बाइंग हो रही है। और इंश्योरेंस स्पेस में अगर आप देखेंगे, न्यू इंडिया इंश्योरेंस का शेयर है इस वक्त 3% ऊपर कारोबार करता हुआ। लेकिन कुछ शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं। बंधन बैंक में भी आज हम तेजी देख रहे हैं। बंधन बैंक को लेकर प्रशांत जी आप जरा व्यू दीजिए, कैसा दिख रहा है इसका स्ट्रक्चर? क्या इसमें तेजी यहां से भी करनी चाहिए? 200 रुपए के ऊपर निकल गया फिर से शेयर ये। जी, सबसे पहली बात, कल मैंने ये रेकमेंड किया हुआ है, तो वो डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। बिल्कुल कल करीबन 190 198 198 पे मैंने रेकमेंड किया हुआ था। मेरे जो टारगेट्स है पोजिशनली 215 से लेके 220 के होंगे, तो अभी भी वही रिकमेंडेशन दूंगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 195 195 स्पॉट और 215 220 इन टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग रेस्ट। 215 से लेकर 220 इस टारगेट के लिए आप बंधन बैंक को लॉन्ग कर सकते हैं। 200 रुपए के ऊपर जाकर आज ये शेयर कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। इस वक्त निफ्टी की बात करें, बिल्कुल 23,500 के ऊपर है, हल्की सी तेजी के साथ। जैसा लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा हो, मतलब जब शुरुआत हुई 5 मिनट के बाद एक्शन ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी बैंक है 300 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार करता हुआ। चलिए शेयरों पर ही फोकस करते हैं। एक राय जरा एबी कैपिटल पर दीजिए, 250 रुपए के आसपास है कुछ एबी कैपिटल। किस तरह का मोमेंटम आप देख रहे हैं एबी कैपिटल में? क्योंकि हमने देखा है कि धीरे धीरे करके शेयर में बढ़िया खरीदारी आई है लोअर लेवल से। बिल्कुल अभिषेक, और आज जो इसका प्रीवियस हाई था, अगर आप देखें तो इसका प्रीवियस हाई लगा था करीब 243 के करीब, ओपनिंग में ही उसके ऊपर निकला है। वीकली सेटअप में बहुत ही प्यारा सा इसमें आपको हायर हाई फॉर्मेशन दिखेगा। हमें लग रहा है यहाँ पे जो ये ट्रैक्शन, ये जो मोमेंटम है, ये बहुत इंकरेजिंग है। वॉल्यूम हालांकि अगर मैं देखूं तो फॉर द लास्ट 1 वीक थोड़े से ड्विंडल हो रहे हैं एज द स्टॉक इज मूविंग हायर, बट दैट कुड आल्सो बी द इफेक्ट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अराउंड इट इन द मार्केट। ओवरऑल स्ट्रक्चर हमें यहाँ से बुलिश लग रहा है। अगर ये इस 243 244 के लेवल के आसपास फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर सस्टेन करता है, तो यहाँ पे आप बहुत जल्द ही 250 एंड देन 257 के जो लेवल्स हैं ये आते हुए देखेंगे। नियर टर्म के लिए कोई चाहे तो लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका यहाँ पे 239 का। ठीक है, तो आज अभिषेक ने भी बेहतरीन ब्रेकआउट काउंटर्स पकड़े। देखिए आप, बंधन बैंक यहाँ पे भी एक अच्छी तेजी है, साथ ही एबी कैपिटल भी अपने प्रीवियस हाई के ऊपर निकला। काफ़ी स्पॉट ऑन पिक अभिषेक ने जो है हाईलाइट की। पर इस बीच अगर हम देखें तो कुछ एक फाइनेंशियल काउंटर्स भी जो है अच्छी तरीके से ऊपर आ रहे हैं। उनमें से एक नज़र मेरी किरण एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे जा रही है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है आपके रेडार पे भी एक काउंटर था, जब ये 650 के ऊपर निकला था तभी से आप इसको पसंद कर रहे हैं। थोड़ा सा उसी रेंज में फंसा हुआ है, पर क्या आज जिस तरीके से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, कल भी जो जिस तरीके की कैंडल बनी थी, क्या यहाँ से नए टारगेट्स की उम्मीद करें? क्या आप अपने प्रीवियस टारगेट्स में कुछ रिवीजन करना चाहेंगे? नहीं, डेफिनेटली जैसा आपने बताया कि प्रीवियसली जब ये स्टॉक 620 630 के आसपास आया था तब हमने रिकमेंड किया था। उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक ऊपर में 690 तक गया, जहां पे इसको 50 दिन की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस फेस हुआ था। अब करंट जंक्शन के ऊपर आप देखोगे तो 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट है। 100 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस था, लास्ट 3 दिन से उसके ऊपर सस्टेन किया हुआ है स्टॉक। तो 665 67 के आसपास हम लॉन्ग करके जाएंगे। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 650 का मेंटेन करना है। जब तक 650 ब्रेक नहीं करेगा, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि 700 तक की रैली हमें यूज स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखने को मिल सकती है। सो डेफिनेटली यूज स्मॉल फाइनेंस बैंक करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हैं 650 के स्टॉप लॉस के साथ।
ठीक है, तो करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कर सकते हैं यू स्मॉल फाइनेंस बैंक 650 के स्टॉप लॉस के साथ। पर मयूरेश, एक बार आपसे पूरे टेलीकॉम स्पेस पे आपकी बेट्स जानना चाहेंगे। देखिए, वोडाफोन, भारती एयरटेल, इंडस टावर्स, अब आजकल हो गया है कि हर दिन ही ये खबर में रहते हैं। अब इंडस की ब्लॉक डील के बाद मयूरेश, जिस तरीके से हमने देखा कि कुछ DIIs, FIs, साथ ही भारती एयरटेल भी सामने आके उन्होंने अपना रुझान दिखाया, यहाँ पे स्टेक खरीदा। अगर किसी को टेलीकॉम प्ले करना है तो वैल्यूएशंस के लिहाज से सबसे बेहतर आपको कौन सा लगता है, और पूरे स्पेस में आपकी क्या राय है? क्योंकि आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम टैरिफ इंक्रीजेस आने हैं और आपको और मुझे ज्यादा बिल्स भरने पड़ेंगे। इंडिया इज वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज जो बॉटम 5 में होती है एज फार एज डेटा प्राइसिंग इज कंसर्न। तो आई थिंक एक जो नॉमिनल इंक्रीज अगर आ भी जाती है, उससे वजह से आई थिंक एक जो सब्सटेंशियल इंक्रीज आ सकती है इनके कैश फ्लोज में, ये काफी सिग्निफिकेंट हो सकती है। एट द सेम टाइम आई थिंक जो एक फ्रंट लोडेड केपेक्स हुआ है जियो, भारती एयरटेल इन टर्म्स ऑफ टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर्स या इकोसिस्टम को जो प्रोवाइड करते हैं, I think that provides a huge relief क्योंकि with increased tariffs, cash flow improvement, leverage component obviously like भारती के केस में कम हो जाता है। वोडाफोन के भी केस में I think as a third player they have definitely emerged, जिनको सर्कल्स प्रोटेक्ट करते हैं they will require capital raise, और इसलिए I think जो capital raise ये कर रहे थे to reduce their debt or pay off its creditors, lenders, I think steps in the right direction है। but अभी भी इनका जो स्पेक्ट्रम पेआउट्स है और जो 5G इकोसिस्टम में केपेक्स लगेगा, ये सब्सटेंशियल लगने वाला है। तो आई थिंक नंबर्स विल स्टिल रिमेन अ लिटिल बिट म्यूटेड। एसएमएस और आरएमएस मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए काफी कुछ करना पड़ेगा वोडाफोन आइडिया को। सो विद इन द स्टैक अगेन एयरटेल, जियो थ्रू रिलायंस इज समथिंग दैट कैन कंटिन्यू डूइंग वेल। इंडस टावर्स में भी आई थिंक जो एक रुझान रहा है इन टर्म्स ऑफ भारती टेकिंग अ माइनॉरिटी स्टेक, जो स्टेक सेल हुआ था, कहीं ना कहीं आई थिंक जो टावर इंफ्रास्ट्रक्चर है 5G इकोसिस्टम जैसे बढ़ेगी या और टेनेंसी रेशियोज बढ़ेंगे एज यू गो डीपर, और जैसे और एम्फेसिस आएगा इन टर्म्स ऑफ टियर 3 टियर 4 सिटीज, कहीं ना कहीं आई थिंक टावर इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू रिमेन एक्सट्रीमली वाइब्रेंट। यू ऑलरेडी सीन अमेरिकन टावर कंपनी जो एक बहुत बड़ी स्प्री पे थी काफी वर्षों से इंडियन लैंडस्केप में, दे आर प्रोबेबली स्टिल लुकिंग आउट इन टर्म्स ऑफ कैरिंग आउट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स। डेट बड़ी है इंडस के बैलेंस शीट के ऊपर, बट विद स्टेबिलिटी थ्रू प्लेयर्स, टेनेंसी रेशियो और रेंटल इनकम शुड स्टार्ट इंचिंग अ लिटिल बिट हायर। तो आई थिंक जो टेलीकॉम प्लेयर्स हैं, कोर टेलीकॉम प्लेयर्स, भारती, जियो थ्रू रिलायंस, जिनके पास से बने रह सकते हैं, आई थिंक देयर विल बी अ लॉट मोर पॉजिटिव्स गोइंग फॉरवर्ड एज टैरिफ इंक्रीजेस स्टार्ट। जरिया पूरे टेलीकॉम स्पेस पे। पर इस बीच अगर हम देखें तो मेटल्स में आज फिर से एक निचले स्तरों से अच्छा रीबाउंड आ रहा है। और रत्नेश, आप भी हमारे साथ हैं, एक बार आपसे मेटल काउंटर्स पे राय जानना चाहेंगे। देखिए, कल हमने देखा था कि कुछ मेटल काउंटर्स प्रेशर में ज़रूर थे, विधांता, हिंडाल्को, साथ ही साथ हिंदुस्तान कॉपर और जिंक जैसे काउंटर्स भी ऊपरी स्तरों से थोड़े करेक्ट ज़रूर हुए थे। पर आज की जो तेज़ी है उनमें किस तरीके से पार्टिसिपेट करें और कितना भरोसा करें? नहीं, मेटल सेक्टर में जरूर एक थोड़ा सा करेक्शन हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है करेक्शन के बाद में वापस से चल सकते हैं। तो इनमें जो मुझे ऐसा लगता है जो वापस से जो अच्छी तेजी में पार्टिसिपेट करेगा वो हिंजिंग में काफी अच्छा करेक्शन हो चुका है। तो हिंजिंग एक थोड़ा अच्छे सपोर्ट लेवल पे आके वहां से घुमा है, तो मुझे ऐसा लगता है 620 ये एक सपोर्ट लेवल बनता है, ये एक स्टॉप लॉस बनता है। यहाँ से एक स्टॉप लॉस लगा के मुझे ऐसा लगता है वापस 700 रुपए तक के टारगेट इसमें हिंजिंग में हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो JSPL पर सलाह है तेज़ी करने के लिए, और सुबह प्रशांत जी ने भी यहाँ पर तेज़ी करने की सलाह दी थी, उनका ओपनिंग ट्रेड था ये। तो इस स्टॉक पर नज़र रखें क्योंकि दोनों एक्सपर्ट की मुहर लग चुकी है। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन 5% ऊपर आ चुका है ये स्टॉक। मयूरी जी, ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? लिस्टिंग के बाद ये पहले नतीजे आए हैं कंपनी के, और नतीजे काफ़ी अच्छे हैं, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 5% की मजबूती दिखाई दे रही है कंपनी में। लिस्टिंग रिस्पॉन्स भी अच्छा था। आपका क्या व्यू बन रहा है कंपनी पर? ये डिसेंट नंबर्स थे एंड आई थिंक एक जो टर्न अराउंड दिखा है, क्या ये सस्टेनेबल हो सकता है, ये देखना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली जो डोमेन में ये काम करते हैं, यहाँ पे ग्रोथ ऑर्गेनाइज प्लेयर्स जैसे एफिस करता है, यहाँ बिल्कुल मुमकिन है। अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स आर आल्सो डूइंग देयर बिट। तो अगर आप अनऑर्गेनाइज स्पेस देखेंगे, दे आर प्रॉब्ली डूइंग देयर बिट इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन इंटेंसिटी। बट जैसे नंबर्स में एक सुधार देखने मिला है, अगर इसमें कंसिस्टेंसी आती है,
in the next quarter as well. मुझे लगता है I think कहीं ना कहीं that will be a huge positive. Management commentary थोड़ी देखनी पड़ेगी. I've not gone through what the commentary is. तो अगर management commentary ये sufficiently emphasis दे पाए कि demand strong रहने के कारण numbers, environment should remain far more stable in the coming few quarters. शायद एक re-rating का candidate बन सकता है. So I've got to go through as a clear disclaimer. I've not gone through the management commentary per se. But if it is positive, मुझे लगता है एक re-rating candidate हो सकता है. And if this gets followed up with one more quarter of solid number, a definite re-rating around the corner. तो री रेटिंग कैंडिडेट है, स्टॉक पर नज़र रख सकते हैं और थोड़ा और इंतज़ार करिए, कुछ और भी नतीजे आने दीजिए, फिर थोड़ा क्लियर कट व्यू यहाँ पर निकल कर आएगा, लेकिन नतीजे डिसेंट हैं कंपनी के। इस बीच नवीन फ्लोरिन देखिए, यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी, स्टॉक 5% ऊपर आ चुका है, 150 अंकों से ज़्यादा की मजबूती इस वक्त ये स्टॉक दिखा रहा है। इस स्टॉक में कल सुमित ने भी तेज़ी करने की सलाह दी थी और वो तो 4000 के ऊपर के लेवल्स देख रहे थे, लेकिन आज भी अच्छी मजबूती इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। कुछ क्या नज़रिया बन रहा है आपका नवीन फ्लोरिन पर? ऑलरेडी अभी 4% ऊपर आ चुका है, अभी भी एंट्री लेने के मौके देख रहे हैं आप? तो पूजा इंटरेस्टिंगली देखिए ये जो पूरी स्पेस है इसमें काफी समय से एक ट्रैक्शन बिल्ड हो रहा था, बट कहीं पे बहुत ज्यादा हमें अपमूव जो है वो देखने नहीं मिला था। अब वन ऑफ द फ्यू काउंटर्स जिसमें कितना अच्छा मूव आया है वो है नवीन फ्लोरिन। और एक डिस्क्लेमर भी दे दें, इनफैक्ट आप ही के चैनल पे कल ऑप्शंस के चैंपियन में जब मुझसे पूछा गया था कि कौन सा स्टॉक देना चाहिए, तो मैंने नवीन फ्लोरिन का 3700 का कॉल ही सजेस्ट किया था, जिसका सेकंड टारगेट 110 का था। अब वही 144 पे 145 पे ट्रेड कर रहा है। तो जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो, मेरी सलाह रहेगी कि एटलीस्ट ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके चले। आई थिंक द कॉल हैज मोर देन डबल्ड। अब जहां तक स्टॉक की बात है, 200 डे मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर निकला है, सस्टेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक हल्का सा कंजेशन जोन मुझे दिख रहा है 3800 3880 के जो जोन है यहाँ तक का। तो व्यू ओवरऑल बुलिश है, बट नियर टर्म में हो सकता है कि एक शार्प रन अप और कमिंग टू हिट दी रेजिस्टेंस जोन शायद थोड़ा सा कंसोलिडेट करें। लेकिन जो यहाँ पे 6 से 12 महीने के व्यू के हिसाब से लेना चाहते हो, डेफिनेटली इसमें फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। 4150 4350 तक के जो लेवल्स हैं ये आपको इस स्टॉक में आते हुए दिखेंगे, एंड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इन दिस वन कम्स इन एट 3550। ठीक है, तो नवीन फ्लोरिन नियर टर्म के लिए अभी और तेज़ी नज़र आ रही है। बिल्कुल आप मौजूदा स्तर पर भी तेज़ी करके चल सकते हैं, लेकिन कुछ ने जो आपको कल ऑप्शन की रणनीति सुझाई थी उसका एक अपडेट भी अगर आपके पास है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए अब उसमें, ये एक अपडेट आपके लिए। इस बीच आदित्य बिरला कैपिटल, यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी, 3% ऊपर है ये स्टॉक इस वक्त। रत्नेश जी, क्या सलाह होगी आपकी आदित्य बिरला कैपिटल पर, कोई ट्रेड लेना चाहिए? बी कैपिटल में आप देखेंगे तो इसमें काफी अच्छा एक फॉर्मेशन और कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन बनना, तो बिल्कुल इसमें ट्रेड तो बनता ही है। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा वो यहाँ पे मेरे ख्याल से 240 बहुत पास का स्टॉप लॉस बनेगा, इसलिए वहाँ भी अच्छा मिलता है। तो 254 रुपए के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं। कैपिटल को लेकर ये व्यू, बाजार पर एक बार नजर डालिए। निफ्टी आ गया है 23,500 के नीचे, हालांकि गिरावट हल्की सी है 25-30 अंकों के आसपास की, लेकिन निफ्टी बैंक जो दिख रहा था 450 अंक ऊपर, अब रह गया है 170 अंक ऊपर, यानी कि ऊपरी स्तरों से फिर से 200 अंक कमजोर होता हुआ निफ्टी बैंक। और इसकी बड़ी वजह यह है कि देखिए वेटेज का खेल तो ऐसा है कि अगर HDFC बैंक या ICICI बैंक अगर चल गए तो बहुत मुश्किल है कि निफ्टी बैंक नीचे रहे। अगर ये दोनों नहीं चले तो फिर नीचे आना लाजमी है। ICICI बैंक इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहा है। HDFC बैंक जो शुरुआत हुई थी, आप देखिए 1681 रुपये का हाई बना के अब ये शेयर भी नीचे आता हुआ दिख रहा है। हालांकि कोटक बैंक सस्टेन कर रहा है 0.25% के आसपास की तेज़ी के साथ, लेकिन ऊपरी स्तरों से प्रेशर ज़रूर हम देख रहे हैं। इसके अलावा फार्मा स्टॉक्स में कमज़ोरी आज है। सन फार्मा आपको कमज़ोर दिखेगा, डॉक्टर रेड्डीज़ कमज़ोर दिखेगा। IT स्टॉक्स जो कि कल चल रहे थे बैंकिंग के साथ साथ, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि SCL टेक में कमज़ोरी है। ऑटो स्टॉक्स में भी नरमी है, कल हम देख रहे थे, कल भी नरमी थे 4 व्हीलर वाले स्टॉक्स में। आज तो थोड़ी सी बाइंग है टाटा मोटर में, लेकिन बजाज ऑटो करीब 1.25% की कारोबार करता हुआ दिख रहा है। एक शेयर जिस पर हम व्यू लेना चाहेंगे वो है सिटी यूनियन बैंक का। 164 रुपये का भाव है सिटी यूनियन बैंक का। प्रशांत जी, जरा आप बताइए सिटी यूनियन बैंक
क्या आपको तेजी ये एक्सटेंड होती हुई दिख रही है इसमें? जी, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो करीबन जो करंट प्राइस है वो 160 पे और एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, रेंज ब्रेकआउट, बैक बाय वॉल्यूम। 3 दिनों से वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं। मुझे लग रहा है बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग रहना चाहिए, स्टॉप लॉस रखना चाहिए करीबन 158, 160 के नीचे 158, 157 ज़ोन और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो टारगेट्स होंगे एक्सटेंडेड वो करीबन 180, 185 तक भी जा सकते हैं। 180 185 तक भी जा सकता है सिटी यूनियन बैंक का शेयर। कॉफी डे एंटरप्राइजेज जरा आप चेक कीजिए, बड़ी तेजी 60 रुपए के आसपास का भाव, 5% ऊपर कॉफी डे, बड़ी तेजी है आज। अभी भी इसको लें या फिर छोड़ दें, क्योंकि तेजी 5% की हो चुकी है ऑलरेडी इसमें। कुछ जी। अभिषेक, मुझे लग रहा है कि ये जो तेजी है ये एक बाउंस है जहां पे बहुत से रेजिस्टेंस जोन के करीब स्टॉक आ चुका है। तो बहुत ज्यादा कोई टर्न अराउंड के संकेत है नहीं यहाँ पे। वॉल्यूम भी अगर आप देखें तो भी एवरेज ही चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज करना चाहिए। हालांकि ये हो सकता है कि जो ये मोमेंटम बना है ये स्टॉक को 58, 50, 59 तक के जो जोन है यहाँ तक परहैप्स लेके जा सकता है। बट यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा बड़ा टर्न अराउंड मुझे नहीं नजर आ रहा है। तो दिस राइज शुड एक्चुअली बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी टू परहैप्स एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक जिनकी पोजीशन निचले स्तरों पे रही हो या बाइंग प्राइस अप्रोच हो रहा हो स्टॉक का। ठीक है, कॉफी डे को लेकर ये व्यू। प्रशांत जी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन HCC, कभी ये 15-17 रुपए का स्टॉक हुआ करता था, आज फिर से हम देख रहे हैं कि 50 रुपए के ऊपर निकल के ये कारोबार कर रहा है। HCC में क्या आप फर्दर मूव देख रहे हैं? क्योंकि ऐसे छोटे साइज वाले जो शेयर होते हैं कई बार ट्रेडर्स को या फिर जो शॉर्ट टर्म वाले जो निवेशक होते हैं उनको बड़े पसंद आते हैं। HCC को लेकर आपका व्यू क्या है? मेरे हिसाब से यहाँ पे 45 स्पॉट क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग रह सकते हैं और टारगेट रखेंगे करीबन 62 से लेके 64 का और लेवल टू लेवल ही काम करना चाहिए, ओवर एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से एक लिमिट में काम करना चाहिए। ऑलरेडी ये जो सेगमेंट है वो काफी एक्सटेंडेड है, तो मुझे लग रहा है कि एक क्लियर रिस्क टू रिवॉर्ड अप्रोच रख के यहाँ पे काम करना चाहिए। HCC को लेकर एक जरा फंडामेंटल व्यू लेंगे मयूरेश जी, क्योंकि इस स्टॉक को लेकर ना ब्रोकरेजेस भी थोड़े से बुलिश हुए हैं। एलारा कैपिटल की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बाइंग की रेटिंग दी थी। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको, HCC के शेयर को, और आपका इसमें अगर कोई निवेश के लिए लेना चाहे तो क्या उसको आप सलाह देंगे? अराउंड सुन रहे हैं तो अगर आप वापस बम्बई के आसपास रहते हैं और अगर ये बिगेस्ट सिटी जो इन्होंने डेवलप करने की इच्छा रखी थी लवासा, देयर आर सम मर्मर्स गोइंग अराउंड कि वहाँ पे एक शायद रीडेवलपमेंट की न्यूज़ वापस स्टार्ट हो सकती है ऑन सर्टन सेगमेंट्स व्हिच वर नॉट डेवलप्ड एंड सर्टन पोर्शंस, जहाँ पे और एक ऑप्शनलिटी वैल्यू रहती है। दूसरा, आई थिंक जो इंटरनल प्रोजेक्ट्स हैं, क्या इसमें एक बिडिंग कैपेसिटी आ सकती है? सो ये सारी अटकलें चल रही हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। काफी छोटे छोटे प्लेयर्स हैं विच आर ट्राइंग टू प्रोबेबली बिल्ड देयर स्ट्रेंथ अराउंड ACC हुआ, पटेल इंजीनियरिंग हुआ, बट कैसे ये डायनामिक्स बदलते हैं ये देखना बहुत जरूरी होगा, बिकॉज ऑन ग्राउंड अगर ये रियलिटीज ट्रांसलेट नहीं होते तो आई थिंक इट विल ओनली रिमेन अ मेयर स्पेकुलेशन। आई थिंक न्यूज़ की स्पष्टता आने पे मुझे लगता है थोड़ा एक्शनेबल करने चाहिए in terms of either turnaround or what happens in terms of balance sheet repair or orders. ठीक है, तो HCC ये काउंटर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, 50 तक के यहाँ पे स्तर देख रहे हैं। और आज के सत्र में लगता है कि इंडेक्स को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स जो है पिछले जब से शुरुआत हुई है तब से थोड़े से लाल निशान और हरे के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखिए भरपूर है और ख़ासतौर से ब्रॉडर मार्केट्स में कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लॉन्ग्स की भी और साथ ही शॉर्ट्स की भी। और इस बीच एक काउंटर कुछ
जो कि बहुत समय बाद शायद अच्छे गेन्स दिखा रहा है वो है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। जब हम स्टॉक कॉलर शो करते हैं, क्वेरी शो करते हैं, तो कई सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि अब वो इसको बहुत टाइम से उन्होंने होल्ड किया है, ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट भी हुआ है ये काउंटर, तो फंसा हुआ महसूस करते हैं इसमें। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन आज की जो 6% की तेज़ी है, कुछ रिवर्सल के संकेत दिख रहे हैं यहाँ पे। चार्ट्स क्या बता रहे हैं? तो सृष्टि, यू आर राइट, आई रिमेम्बर दिस। काफी बार स्टॉक की चर्चा हुई है और जो इसका फॉल फ्रॉम ग्रेस रहा है ये बहुत ही ज्यादा स्टेलर रहा है। 2800 के करीब के लेवल्स हुआ करते थे, तो काफी शार्प डिप देखा है। जो निवेशक इसमें काफी समय से फंसे हुए हैं, उनको शायद थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो रहा होगा, बट शायद थोड़ा सा ही, क्योंकि देखें नियर टर्म में तो जो रिवर्सल के संकेत हैं ये तो बिल्कुल है ऑन ट्रैक। बट पहले भी ऐसा हो चुका है, जो इसके नियर टर्म एवरेजेस हैं उनको क्रॉस करके फिर ये रैली सस्टेन नहीं कर पा रहा था। अब एक सिचुएशन और भी है कि अगर मैं यहाँ पे वीकली बेसिस पे ट्रेंड लाइन रखूं, तो उसका भी हमें ब्रेकआउट जस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, बट आई थिंक इट्स अ लिटिल टू अर्ली टू कॉल इट अ रिवर्सल। तो मैं डेफिनेटली वॉचफुल रहूंगा। अगर मान लीजिए किसी की पहले की पोजीशन है, तो मेरी सलाह रहेगी कि अब आप इसको होल्ड करें, लेकिन इस सिचुएशन में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा थोड़ा डीप, करीब 880 के पास। अगर ये रिवाइवल सस्टेन होता है जो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 1100 से लेके 1250 तक के लेवल्स जो हैं ये शायद फेयरली अर्ली देखने मिलेंगे। तो रिवर्सल के संकेत हैं, इट्स अ लिटिल अर्ली, तो जिनकी भी पोजीशन हो 880 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें अभी भी बने रहे। ये काउंटर ने इन्वेस्टर्स को काफ़ी पेन तो दिया है, पर चलिए अभी फ़िलहाल इसमें बने रहने की सलाह मिल रही है। पर क्योंकि हम कुछ रियल एस्टेट काउंटर्स की बात कर ही रहे थे, तो मेरी नज़र एक बार इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पे भी गई, क्योंकि आज एक फाइनली इसने 140 के स्तर को तोड़ा है और रत्नेश 145 लेवल्स हैं, पर 6% की तेज़ी है। कैसे देख रहे हैं आप इस काउंटर को, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट? आईपी रियल एस्टेट में जी। आप देखेंगे तो वाकई में एक अच्छा नीचे बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन के बाद में ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इसमें थोड़े से जो ब्रेकआउट है, थोड़ा सा मोमेंटम इसको ऊपर लेके जा सकता है। एक जो छोटा भी इसको सप्लाई आएगा, जो 146 ही मान लो, 146 से एक थोड़ा सप्लाई ये अगर निकाल देगा तो वाकई में इसको थोड़ी अच्छी तेजी बन सकती है, जो इसको 163 या फिर 180 तक के लिए लेके जा सकती है। तो एक 146 और फिर रिस्क रिवॉर्ड इशू बैरोमीटर को 135 पे स्टॉप लॉस बनेगा, उसके बाद में तब फिर वहां पे एक ट्रेड लिया जा सकता है। तो थोड़ा सा वेट अभी आप ज़रूर करें आईबी रियल एस्टेट में। कंसोलिडेशन के बाद जो है वो अप मूव दिखा रहा है, 135 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस बनाना है। पर इस बीच फिर से कुछ ब्रॉडर मार्केट के काउंटर्स पे ही राय लेंगे फटाफट। और एसआरएफ एक बार इस पे आप चार्ट चेक दीजिए कुछ, क्योंकि आज ये भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पे फोकस में था। 1.5% की तेज़ी है। एसआरएफ कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे? बिल्कुल, काफी इंकरेजिंग लग रहा है। जो रिबाउंड आया है वो फिलहाल सस्टेन कर रहा है। अगर आप डेली बेसिस पे देखें तो जो ये टर्न अराउंड है ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है। अबाउट 100 रुपीज फ्रॉम है 2550, और अगर वहां तक सस्टेन करता है तो आई थिंक 2700 के पोजिशनल नंबर्स भी जो है वो आ सकते हैं। हालांकि मैं एक ये चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप वीकली बेसिस पे देखेंगे तो स्टॉक एक बहुत ब्रॉड रेंज में फंसा हुआ है, विच इज 2200 ऑन द डाउन साइड एंड देन 2550 ऑन द अपसाइड। तो इसीलिए 2550 का लेवल जो है वो क्रूशियल है। हो सकता है कि इस रैली में फिर से उस लेवल को टच करें, बट क्रॉसिंग दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर द स्टॉक टू हिट 2700 एंड हायर लेवल्स। जो इन्वेस्टर्स हों थोड़ा पेशेंस के साथ ट्रेड कर सकते हो, उनके लिए काउंटर ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू अ ट्रेडर जो क्विक मोमेंटम ट्रेड चाहते हो। ऑलराइट, तो एसआरएफ यहाँ पे एक मोमेंटम ट्रेड भी आप ले सकते हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और ऑप्शन मार्केट में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, ये समझेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन में। आज के ऑप्शंस के चैंपियन रणनीति बताने के लिए हमारे साथ आदित्य अरोड़ा मौजूद हैं। आदित्य, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए क्या कुछ रणनीति है ऑप्शन सेगमेंट से आज? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, आज की बुलिश स्ट्रैटेजी है बायोकॉन पे। मनी रोटेशन हो रहा है काफी सारे पीएसयू से। अभी जो स्टॉक्स नहीं चले थे, सेक्टर्स नहीं चले थे, तो बायोकॉन क्लियरली स्टैंड आउट करता है फार्मा स्पेस में। एंड इसमें 330 का कॉल बाय कर सकते हैं जो अभी 12.65 चल रहा है। 350 का कॉल सेल करेंगे जो चल रहा है 4.10। मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 21,375
और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 28,625। तो बुलिश स्ट्रैटेजी है, स्टॉक ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। ठीक है, बायोकॉन को लेकर बुलिश हैं आदित्य। 330 की कॉल खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12 रुपये 65 पैसे पर। ऊपर वाली कॉल बेचने की सलाह है 350 वाली, 4 रुपये 10 पैसे के भाव पर। अधिकतम मुनाफा 28,625, अधिकतम नुकसान जो है 21,375 रुपये का है। 1.5% ऊपर आपको कैश में शेयर दिखेगा, 337 रुपये के आसपास फिलहाल इसमें कारोबार हो रहा है। लेकिन ये रिस्क डिस्क्लोजर जरूर ध्यान दीजिएगा, स्टॉप लॉस से जरूर फॉलो कीजिए। अगर आप ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा, और ये होता भी है। 10 में से 9 लोग अपने पैसे गंवाते हैं, और जो औसतन जो नुकसान होता है एफएनओ ट्रेडर्स को, वो होता है 50,000 रुपए का। तो थोड़ा सा ध्यान देकर, सोचकर, समझकर, संभल कर आपको ट्रेड करने की सलाह देती है। अपने वित्तीय सलाहकार की राय भी आप ले सकते हैं इसमें। लेकिन बाजार में अगर आप देखिए तो बिल्कुल एक्शन खत्म हो गया है ऐसा लग रहा है देखिए इस वक्त, क्योंकि निफ्टी है 23,500 के आसपास कमजोर है। निफ्टी बैंक ने शुरुआती जोश जरूर दिखाया, लेकिन अब देखिए ये भी सपाट हो गया है 51,400 के आसपास। हम 380-390 अंक ऊपर देख रहे थे, और आप देखिए एचडीएफसी बैंक अपनी सारी की सारी तेजी गंवाकर सपाट हो चला है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, लाल निशान में कारोबार कर रहा है। इंडसइंड बैंक लाल निशान में है। अगर आप एसबीआई को देखेंगे, करीब करीब 0.25% के आसपास की कमजोरी आपको वहां पर दिखेगी। तो सिर्फ कोटक बैंक एक ऐसा शेयर है जो थोड़ा बहुत सपोर्ट दे रहा है। और कल हमने देखा था कि अगर बाकी बड़े स्टॉक्स की बात करें तो रिलायंस भी ऊपरी स्तरों से नीचे आया था। आज हल्की हल्की सी बाइंग हो रही है। 2900 रुपए के आसपास हम देख रहे हैं कि एक बेस बनाने की कोशिश है। 2925 रुपए के आसपास का भाव है। बाजार के लिए जो अगला ट्रिगर है, अब वो कहीं ना कहीं नजर इस बात पर है कि बजट किस तरह का आता है, बजट में ऐलान क्या होते हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 अहम बजट पूर्व बैठकें करेंगी, प्री बजट मीटिंग्स। किन के साथ ये बैठकें हो रही हैं, क्या चर्चा होगी, इस पर ज्यादा डिटेल के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए किन के साथ, किन रिप्रेजेंटेटिव के साथ ये बैठकें हो रही हैं, एजेंडा क्या होगा, क्या चर्चा होने की उम्मीद है? देखिए, प्री बजट कंसल्टेशन प्रक्रिया के तहत जो अलग अलग सेक्टर्स के साथ बैठकें चल रही हैं, आज उसका दूसरा दिन है। कल वित्त मंत्री की जो बैठक हुई थी वो इकोनॉमिस्ट के साथ हुई थी, लेकिन आज जो बैठक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो दरअसल फाइनेंशियल सर्विसेज और कैपिटल मार्केट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ ये बैठक होने जा रही है। तो जो जनरल बजट 2024-25 है, यानी कि चालू वित्त वर्ष के लिए जो रेगुलर बजट है, उसके पहले ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज और कैपिटल मार्केट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अपनी सिफारिशें वित्त मंत्री को सौंपेंगे, ताकि जो रिफॉर्म्स है फाइनेंशियल सेक्टर्स में उसको जारी रखा जाए, और जो भी नई सिफारिशें उनको करनी है या जो नए रिफॉर्म्स की वो उम्मीद कर रहे हैं, उससे संबंधित मांग जो है वो आज की जाएगी। साथ ही साथ ये बैठक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई तरह की जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं फाइनेंशियल मार्केट में, कैपिटल मार्केट में रिफॉर्म से संबंधित। तो ये देखने वाली बात होगी कि जो भी सिफारिशें सौंपी जाती है उसको किस तरीके से आगामी बजट में शामिल किया जाता है। सेकेंड हाफ में करीब 4 बजे एक दूसरी बैठक होने जा रही है, जो कि इंडस्ट्री चैम्बर्स के साथ बैठक होगी, जिसमें फिक्की, सीआईआई, एसोचैम जैसे जो चैम्बर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स फाइनेंस मिनिस्टर से मिलेंगे, वो अपनी सिफारिशें सौंपेंगे, और जो गवर्नमेंट का विजन है 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाने का, उससे संबंधित तमाम सिफारिशें जो हैं वो इंडस्ट्री चैम्बर्स सौंप सकते हैं। इसके अलावा ये बजट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो मोदी गवर्नमेंट 3.0 है वो नई सरकार के लिए, दरअसल नई सरकार का जो इकोनॉमिक रोड मैप है उसका भी एक तरह का रिफ्लेक्शन पेश करेगा, एक तरीके का खाका जो है वो तैयार करेगा। इसलिए बजट 2024-25 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से इंडस्ट्री कई तरह की सिफारिशें सौंप सकती है, जो कि मिडिल क्लास से रिलेटेड है, इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट से रिलेटेड है, रूरल डिमांड बढ़ाने से संबंधित है, और टैक्स से रिलेटेड रिफॉर्म्स, टैक्स कट से संबंधित सिफारिशें, साथ ही साथ हाउस होल्ड सेविंग्स को कैसे बढ़ाई जाए, कंजम्पशन में कैसे बढ़ोतरी की जाए, इससे संबंधित तमाम सिफारिशें इंडस्ट्री करने जा रही हैं, और इससे संबंधित जो सजेशंस हैं वो वित्त मंत्री को सौंपे जाएंगे।
ठीक है, शुक्रिया प्रकाश इस पूरे के पूरे अपडेट के लिए। तो फाइनेंशियल सेक्टर के साथ साथ ये रिप्रेजेंटेटिव के साथ ये बैठक होने वाली है, लेकिन एक बार बाजार को देखिए, निफ्टी में गिरावट बढ़ी है और निफ्टी बैंक दिन की ऊंचाई से 400 अंकों से ज़्यादा टूटकर अब ये भी लाल निशान में पहुंच गया है 51,350 के आसपास। और जो दिग्गज शेयर हैं वहाँ से ही प्रेशर बन रहा है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, इंडसइंड बैंक अगर ये ऊपर नहीं रहेंगे तो बाजार ऊपर, निफ्टी बैंक ऊपर रहेगा कैसे, ये बड़ा सवाल है, प्रश्न है। वेटेज का खेल तो है ही। यानी कि सी इन्फो सिस्टम की आज हम देख रहे हैं कि बाजार भले ही ऊपर से थोड़ा सा नीचे आया हो, लेकिन ये शेयर अच्छा खासा मजबूत आपको दिखेगा। मैप माई इंडिया का करीब करीब 9% ऊपर ये शेयर है इस वक्त ये कारोबार करता हुआ, और भाव देखेंगे तो 2200 रुपए के करीब ये है। अपने गेंस को बिल्कुल बनाए रखने में कामयाब है। अच्छा, गोल्डमैन सैक्स का एक कमेंट भी आया है। गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि जो ग्रोथ का आउटलुक है उसमें सुधार हो रहा है और ये शेयर जा सकता है 2800 रुपए तक। तो इस भरोसे के चलते ये शेयर चल रहा है। एक बार टेक्निकल्स चेक कर लेते हैं। कुछ आप बताइए, मैप माई इंडिया बड़ी तेजी तो हो रही है, क्या इसमें इस तरह से ट्रेड लेना है या नहीं लेना है? क्योंकि आज ये सिंगल डे वाला बड़ा मूव है। अगर इस साल देखें तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कोई कमाई करा के दी नहीं है शेयर ने। इनफैक्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अभिषेक। देखिए, अगर ये ट्रेड लेना चाहते हो तो डिपेंड करेगा कि आपका नजरिया क्या है। अगर आप नियर टर्म के हिसाब से लेना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि ये बस जो है ये छूट चुकी है, बिकॉज अब यहाँ पे 2200 से लेके 2300 का जो जोन है पिछले साल का सितंबर से लेके नवंबर तक के इस टाइम पीरियड में स्टॉक में काफी मशक्कत हुई थी इस लेवल को क्रॉस करने की। 2200-2300 के ब्रीफली क्रॉस भी किया था, बट वहां से सस्टेन करके और अदर सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे स्लिप हो गया। तो नियर टर्म के लिए तो ये गाड़ी छूट चुकी है। अब अगर कोई यहाँ पे चाहता हो जो आप गोल्डमैन सैक्स का टारगेट बता रहे हैं 2800 का, विच इज वेरी वेल इन प्ले। इस 2300 के लेवल के ऊपर राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जो है ये कंप्लीट होगा और वहां से आपको एक ब्रेकआउट आते हुए नजर आएगा। तो अगर आप प्रीएम्प्टिव ट्रेड चाहते हो तो यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, वरना मैं कहूंगा रुक जाइए, 2300 का लेवल क्रॉस होने दीजिए, वहां से सप्लाई जोन क्लियर होगा और आपके लिए 2450-2700 तक के लेवल्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो लंबी अवधि के निवेशक के लिए ये स्टॉक बिल्कुल रेडार पे रखने जैसा है। 2300 के ऊपर बाय करें तो आपको एक क्लियर रन मिल सकता है। नीचे में अगर हम देखें तो सपोर्ट जोन जो है ये 2060 2050 के जो जोन है इसके आसपास है। ठीक है, मैप माई इंडिया को लेकर ये व्यू। एक और शेयर है उस पर जरा व्यू दीजिए। वो है वोडाफोन आइडिया का कुछ, क्योंकि हमने देखा था कि एफपीओ के बाद इसमें थोड़ा सी स्टीम आई, शेयर में पॉजिटिव कमेंट्स भी आए प्रमोटर्स की भी तरफ से, और सरकार का फोकस तो कर रहा है ही, तो फंडामेंटल्स ठीक हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 17-18 की रेंज में हम देख रहे हैं कि ये जाकर ठिठकता हुआ दिख रहा है। इसको कैसे ट्रेड करें? क्या वोडाफोन आइडिया 15-16 की रेंज में खरीदें, 18 रुपए के आसपास जाए बेचें, कुछ इस तरह से ट्रेड करनी चाहिए इसको? देखिए अभिषेक, मैं समझ सकता हूँ कि इस स्टॉक में इतनी रुचि क्यों होती है। एक तो स्मॉल टिकट काउंटर है और दूसरा इस स्पेस में बहुत ज्यादा ट्रैक्शन है। वोडाफोन आइडिया फॉर द लास्ट ईयर और टू हैज बीन अ वेरी ओवर क्राउडेड ट्रेड। तो यहाँ पे रिटेल की रुचि बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप देखें तो कोई बहुत ज्यादा सेलर रिटर्न्स बने नहीं है। अभी अभी अगर आप देखें तो इसमें जो मूव आया है वो 16 के रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करके स्टॉक को ऊपर लेके जा रहे हैं, बट 17-18 का जो लेवल आपने बिल्कुल सही बताया वहाँ रेजिस्टेंस है। तो मैं कहूंगा अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से चाहते हो तो मे बी आप 15-15.5 के करीब इसको अक्यूमुलेट करके फिर आप 16.5-17 के पास प्रॉफिट बुक करने के लिए देखें। बट अगर कोई बहुत ज्यादा क्लियर प्ले चाहते हो तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भारती इज अ मच बेटर प्ले। काफी डिफरेंशिएटेड प्ले है, रन काफी अच्छा है वहां पे, फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, बट बिटवीन द टू मेरा पिक जो रहेगा इस सेक्टर में वो भारती रहेगा। कि भारतीय एयरटेल पे पॉजिटिव नज़रिया पर कुछ, क्योंकि देखिए आपका मार्केट्स पे व्यू थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर था और हम देख भी रहे हैं कि कल से
आज की बात करें तो ऊपरी स्तरों पे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी ऊपर कुछ। दो काउंटर्स पे आपसे राय लेना चाहेंगे, वो है पीएफसी और आरईसी, क्योंकि ये दो काउंटर्स भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज से रिजेक्ट हो रहे हैं और जिस तरीके से पिछले 1 से 2 दिनों में कमजोरी हम देख रहे हैं, क्या लगता है कि थोड़े से और कमजोर हो सकते हैं ये काउंटर्स? क्योंकि मैं जानती हूँ कि कई सारे जो निचले स्तरों से, यानी कि इलेक्शन डे वर्डिक्ट के बाद से जो रिकवरी आई, उसमें कई सारे लोगों का इंटरेस्ट जो है फिर से आया पीएफसी आरईसी में। पर क्या उन ट्रेडर्स को अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी भी एक रीबाउंड इसमें देख सकते हैं हम? Srishti, first up, thanks a lot for acknowledging the cautious view on the Nifty, Bank Nifty. हमें लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी थोड़ी सी डाउनसाइड रूम जो है ये बाकी है, बट एक चीज फिर से कह दूं, ये मार्केट ऐसा है जहाँ पे डाउनसाइड जो है वो स्विफ्ट और शैलो होगा, तो रिवर्सल्स के लिए आपको रेडी रहना है अगर लॉन्ग प्ले करना चाहते हो तो। नाउ कमिंग टू पीएफसी आरईसी, योर अगेन स्पॉट ऑन वेयर यू से कि यहाँ पे जो 20 डे मूविंग एवरेज है, नियर टर्म एवरेजेस है, वहां से रिजेक्शन आया है। अगर किसी ने फॉल में लिया हो, जो इलेक्शन डे के फॉल में या उसके बाद जो रिकवरी आई थी उसमें लिया था, तो मेरी सलाह रहेगी हाँ बिल्कुल प्रॉफिट बुक करें। मोमेंटम इंडिकेटर्स पे भी स्टॉक फ्लैट हो चुके हैं और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कम हो चुका है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग काउंटर्स उनके पास, उनके लिए जिनके पास ये निचले स्तरों से रहे हो। ऑलराइट, ठीक है। तो ये नज़रिया पीएफसी और आरएससी को लेकर। पर चलिए इसी के साथ मुझे और अभिषेक को दीजिए यहीं पे इजाज़त। पर और कुछ आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पे चर्चा करने के लिए और हमारे दर्शकों को भी गाइड करने के लिए कि क्या करना है आपको फ़िलहाल बाज़ार पे। पर चलिए